हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अनुराग बघेल एंड वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल, जहां बच्चों आपको बेस्ट और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है ताकि आप अपने टर्म एग्जाम में तहलके के साथ क्वेश्चन के पूरे आंसर दे सके और फुल में से फुल मार्क्स ला सके। इसके साथ साथ आपको यहां जो प्रिपरेशन कराई जा रही है वो ऐसी कराई जा रही है जो कि सीबीएसई का लेटेस्ट पैटर्न है, उसको ध्यान में रखते हुए। और यहां पे मैं जो कंटेंट दे रहा हूं, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो एकदम टिपिकली एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट दे रहा हूं। क्वेश्चन कैसे उठेंगे वो बताते चल रहा हूं ताकि आप बेस्ट से बेस्ट अपना कंपटीशन में भी दे सके। इसी सिलसिले में आज मैं आपके सामने क्या लेके आया हूं? आज मैं आपके सामने चैप्टर लेके आया हूं क्लास 12th केमिस्ट्री का सरफेस केमिस्ट्री, जो कि अपना चैप्टर नंबर 5 है। और इसका मैं कंप्लीट वन शॉट रिवीजन वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं सीबीएसई ने जो अपना पैटर्न दिया था कि भैया आपका इस पैटर्न पे मतलब दिया तो बहुत सारा है। जैसे कि आप सरफेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो भैया सबसे पहले एब्जॉर्प्शन आपको देखने मिलेगा। उसके बाद आप लोगों को क्या देखने मिलेगा? उसके बाद आप लोगों को देखने मिलेगा भैया कैटालिस्ट देखने मिलेगा। उसके बाद आपको एंजाइम देखने मिलेगा, लेकिन कैटालिस्ट और एंजाइम उसमें हटा दिया गया है। ठीक है, कोलॉइड पे आएंगे। कोलॉइड का अलग अलग क्लासिफिकेशन दिया, उसमें से उसने कुछ पोर्शन हटा दिया है। ठीक है, लेकिन जो हटाया है, ठीक है, मैं उस पोर्शन को साइड रखते हुए सारा सब कुछ आपके लिए यहां लेके आ गया हूं ताकि आप अपना बेस्ट से बेस्ट दे सके और बेस्ट से बेस्ट कर सके। तो इसी जोश और जुनून के साथ आज की कहानी को शुरू करते हैं। किसी कोने में बैठ जाइए एकदम अपनी तन्हाई के साथ। तन्हाई कौन है आप ये मत पूछना, अपनी तन्हाई आप जानते हैं। अपनी तन्हाई के साथ अनुराग सर आपके साथ हैं, ठीक है। और कानों में हेडफोन लगा के फुल जोश और जुनून के साथ इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, ये सोच लीजिए। अपन तहलके के साथ चैप्टर शुरू करेंगे और तहलके के साथ चैप्टर खत्म करेंगे। और इसके बाद आप गारंटी देता हूं कि मैं भैया आप ये जो पार्ट में वीडियो देखते हैं उन्हें भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां पे मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, श्री गणेश करते हैं। सरफेस केमिस्ट्री, सबसे पहले जान लीजिए सरफेस केमिस्ट्री होता क्या है भैया, समझ रहा हूं। सरफेस, नाम में ही छुपा सरफेस केमिस्ट्री। ऐसी कोई भी फिनोमेना जो सरफेस पे हो रही है, ऐसी कोई भी फिनोमेना जो कि सरफेस पे हो रही है, हम किसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं? हम सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो क्या बोला मैंने क्या बोला समझना। सरफेस केमिस्ट्री डील्स विद द फिनोमेना ऑकरिंग एट द सरफेस और इंटरफेस। सरफेस और इंटरफेस मतलब वो इंटरफेस जो कि कहते हैं कि दो फेसेस को सेपरेट करती है। तो ऐसी कोई भी फिनोमेना जो कि सरफेस पे हो रही है, इंटरफेस पे हो रही है, दैट मींस एट द बाउंड्री सेपरेटिंग टू बल्क फेसेस, उसे हम क्या कहते हैं? वो किसके अंतर्गत आती है? सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत आती है। चलो कोई नहीं पूछने वाला। लेकिन सरफेस केमिस्ट्री में सबसे अपना जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको अपने को फोकस करना है वो है एडसॉर्प्शन। बोलो क्या पढ़ना है अपने को? एडसॉर्प्शन। व्हाट इज एडसॉर्प्शन? एडसॉर्प्शन क्या है समझना चाहिए। एडसॉर्प्शन क्या है? मान लीजिए कि ये कोई सब्सटेंस है, ठीक है। इसके ऊपर कोई मॉलिक्यूल आके बैठ रहे हैं या एडसॉर्ब हो रहा है या अपना कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। तो समझना, मेरे पास एक कोई सरफेस है, ठीक है। उस पे गैसियस मॉलिक्यूल आके मान लीजिए बैठ रहे हैं। ये देखिए गैसियस मॉलिक्यूल आके बैठ रहे हैं। तो ये जो सरफेस होती है इसे अपन कहते हैं एडसॉर्बेंट। क्या कहते हैं? एडसॉर्बेंट कहते हैं। और जो मॉलिक्यूल आके बैठ रहे हैं, याद रखने का तरीका, बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। जो मॉलिक्यूल आके बैठ रहे हैं उन्हें हम कहते हैं बैठ गए ना तो एडसॉर्बेट। और ये जो पूरी फिनोमेना होती है जो कि सिर्फ सरफेस पे हो रही है, उसे हम कहते हैं एडसॉर्प्शन। तो मैंने क्या बोला? द एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल एट द सरफेस रादर देन बल्क। इसे कहते हैं बल्क में नहीं हो रहा है, रादर देन बल्क ऑफ द सॉलिड और लिक्विड इज टर्म्ड एज एडसॉर्प्शन। आइए उतारिए, एडसॉर्प्शन क्या होता है देख लीजिए। ऐसी कोई भी फिनोमेना जिसमें मॉलिक्यूल आके सरफेस पे एडसॉर्ब हो रहे हैं या सरफेस पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं रादर देन बल्क, उसे कहते हैं एडसॉर्प्शन। उसे हम क्या नाम देते हैं? एडसॉर्प्शन नाम देते हैं। चलिए जी, अगर एडसॉर्प्शन देख लिया तो अब एडसॉर्प्शन में दो टर्म है, एक आया था एडसॉर्बेट, एक आया था एडसॉर्बेंट। एडसॉर्बेट क्या था? ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि एडसॉर्ब हो रहा था या बैठ रहा था। मैंने अभी बताया ऐसा कोई भी सब्सटेंस मेरे बच्चों, मेरे नन्हे, मेरे मुन्नों, मेरे काले, मेरे पीलो, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि एडसॉर्ब हो रहा था या बैठ रहा था उसे नाम दे रहे थे एडसॉर्बेट। बच्चा कंफ्यूज ना हो इसीलिए बेट मतलब बैट बोल देना, बैट। और जिस पे एक्यूमुलेट हो रहा है या एडसॉर्ब हो रहा है उसे कहते हैं एडसॉर्बेंट। उसे हम क्या कहते हैं? एडसॉर्बेंट कहते हैं। लॉजिक समझना, द
सब्सटेंस दैट एडजॉर्ब, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि एडजॉर्ब होता है ऑन द सरफेस इज कॉल्ड एडजॉर्बेट, समझ गए। और द सब्सटेंस ऑन विच, और ऐसा सब्सटेंस जिसपे वो एडजॉर्ब हो रहा है या एडजॉर्प्शन हो रहा है उसे कहते हैं एडजॉर्बेंट। ठीक है सर, चलो ठीक है। अब समझना, एडजॉर्प्शन इज एसेंशियली अ सरफेस फिनोमेना। देख ही चुके हैं कि ये सिर्फ सरफेस पे हो रही है, इट इज एसेंशियली अ सरफेस फिनोमेना। आप चारकोल की बात करें, चारकोल क्या होता है मेरे बच्चों? अगर आपने एनिमल बोन्स है उनको जला दिया और जो ब्लैक कलर का शूटी मटेरियल मिलेगा उसे कहते हैं चारकोल। आपने नारियल का जो खोल होता है उसको जला दिया, ब्लैक कलर का जो शूटी मटेरियल मिलेगा वो होता है चारकोल। चारकोल एक अच्छे एडजॉर्बेंट जैसा काम करता है जो मॉलिक्यूल को अपने ऊपर एडजॉर्ब कर सकता है। इसके अलावा आप लोगों ने सिलिका जेल देखा होगा, जब नई हम मिल्टन की पानी की बॉटल लेके आते हैं, हम मैंने मिल्टन की बोतल ही खरीदी है आज तक, इसलिए बता रहा हूँ, नई पानी की मिल्टन की बोतल लेके आते हैं, अंदर एक ऐसा शैशे सा पड़ा होता है जिसके अंदर ऐसा कुछ भरा होता है, उस शैशे को कहते हैं सिलिका जेल। सिलिका जेल उसमें डाला इसलिए जाता है ताकि वो कोई भी मॉइस्चर हो उसको एब्जॉर्ब कर सके। इसके अलावा क्ले, इसके अलावा क्या हो गया मेरे बच्चों? क्ले। ठीक है, इसके अलावा फाइनली डिवाइडेड मेटल, कोई भी फाइनली डिवाइडेड मेटल होंगे जैसे निकिल, पैलेडियम, प्लैटिनम। हम क्लास 11th केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, निकिल, पैलेडियम और प्लैटिनम अपने ऊपर हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करती हैं और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का ब्रेक डाउन कर देती हैं और हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कराती। शब्द समझते जा रहे हो ना, बस यही हमको समझते हुए चलना है। तो एडजॉर्प्शन इज एसेंशियली अ सरफेस फिनोमेना। जैसे एग्जांपल के तौर पे चारकोल हो गया, सिलिका जेल हो गया, क्ले हो गया, फाइनली डिवाइडेड मेटल हो गई, ये किसके जैसे काम करते हैं? एडजॉर्बेंट जैसा काम करते हैं। प्लीज नोट डाउन करें इसे, व्हाट इज एडजॉर्बेट, व्हाट इज एडजॉर्बेंट। कुछ एग्जाम्पल अपन ने देख लिए, प्लीज नोट डाउन करें। ये डायग्राम बना लेना, चाहो तो एग्जाम्पल के तौर पर बनाना हो आपको तो ये डायग्राम बना लेना। एडजॉर्बेट क्या होता है, एडजॉर्बेंट क्या होता है, आज के बाद कंफ्यूजन की कोई भी गुंजाइश नहीं होगी। मार लिया स्क्रीनशॉट? अगर स्क्रीनशॉट मार लिया तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, देखिएगा ठीक है। अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देखने जा रहे हैं अपन, किसका? एडजॉर्प्शन का। किसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देखने जा रहे हैं भैया? हम एडजॉर्प्शन का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देखने जा रहे हैं। लॉजिक समझिएगा, अगर हमें एडजॉर्प्शन का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देखना है, हमने एक कंटेनर लिया, नोट्स इतने प्यारे डिजाइन करे हैं मेरे बच्चों, एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए इतने प्यारे डिजाइन करे हैं कि मजा आ जाना है, एकदम जोश और जुनून के साथ मजा आना, एकदम लेजी वेजी नहीं रहना। ठीक है, ये हमने एक कंटेनर लिया, इसमें क्या भरी हुई है? मान लीजिए ऑक्सीजन गैस भरी हुई है, हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, क्लोरीन गैस भरी हुई है, अमोनिया गैस भरी हुई है। ठीक है, चलिए बहुत सारी गैसेस भरी है और मैंने इसमें चारकोल डाल दिया। क्या डाल दिया? चारकोल डाल दिया, ये पाउडर्ड चारकोल डाल दिया। ठीक है, चारकोल क्या काम करेगा? मैंने अभी बताया, चारकोल एडजॉर्बेंट का काम करता है, और अपने ऊपर गैसों को एडजॉर्ब करेगा। हम प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं ना, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं ना कि भैया ये जो दैनिक जीवन है इसमें एडजॉर्प्शन होता है। हाँ जी, होता है। अगर होता है तो देखते हैं। और हमने धीरे धीरे यहां पे मान लीजिए इसका प्रेशर कम करना शुरू करा। तो इफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, अमोनिया, SO2 इज टेकन इन अ क्लोज वेसल, आपने किसी क्लोज बर्तन में ले लिया, कंटेनिंग पाउडर्ड चारकोल जो कि एडजॉर्बेंट का काम करेगा, और ये गैसें एडजॉर्ब होंगी, बैठेंगी तो एडजॉर्बेट का काम करेंगी, पाउडर्ड चारकोल। एंड इफ द प्रेशर इन क्लोज वेसल डिक्रीज, और मैंने क्या कहा? प्रेशर धीरे धीरे आप क्या करते जा रहे हो? कम करते जा रहे हो। देन गैसेस मॉलिक्यूल स्टार्ट, तो जो गैसों के मॉलिक्यूल होंगे स्टार्ट हो जाएंगे कंसंट्रेटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द चारकोल। कहां पे? चारकोल के ऊपर एड्सॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएंगे। दैट मींस गैसेस एड्सॉर्बिंग ऑन द सरफेस। इसका मतलब ये है कि गैसें किसी सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाती है। आ जाइए, ये पहला एक्सपेरिमेंटल प्रूफ अपन ने देखा, एड्सॉर्प्शन का। एनसीईआरटी, सब कुछ एनसीईआरटी में दिया है, सब कुछ ज्ञान एनसीईआरटी में है, याद रखना। मैं कहीं बाहर की बातें नहीं बता रहा हूं, एनसीईआरटी फोकस होते हुए चलूंगा ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस अपने आप में जनरेट हो जाए। अगर आप नीट एस्पायरेंट, आप जेईई एस्पायरेंट, आपको धीरे धीरे खुद ही समझ आ जाएगा कि नहीं यार हम मास्टर बनते जा रहे हैं चीजों में। क्लियर है? बढ़ जाऊं आगे? चलिए, ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देख लिया आपने, किसका? एडजॉर्प्शन का। किसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देख लिया आपने? एडजॉर्प्शन का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देख लिया। चलिए, अगर हो गया तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और एग्जांपल देते हैं जिससे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ पता चल जाए एडजॉर्प्शन का। लॉजिक समझना। अगर आपको दूसरा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देखना है तो आप कोई भी ऑर्गेनिक डाई ले लीजिए। क्या ले लीजिए? कोई भी ऑर्गेनिक डाई। एग्जाम्पल के तौर पे आपने मिथिलीन ब्लू ले लिया, जो कि कैसी होती है? डाई ब्लू कलर की होती है,
ब्लू कलर की क्यों होती है? डाई पार्टिकल होते हैं ब्लू कलर के, जिस वजह से मिथिलीन ब्लू डाई का कलर आता है ब्लू, ठीक है। और जब आपने एनिमल चारकोल डाल दिया, मतलब सुनो, एक डाई का सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है? डाई का सॉल्यूशन है, और आपने उसमें एनिमल चारकोल डाल दिया। एनिमल चारकोल तो किसके जैसे काम करेगा? एडसॉर्बेंट जैसे, और अपने ऊपर डाई के पार्टिकल को एडसॉर्ब कर लेगा, जिससे भैया सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। डाई के पार्टिकल अपने चारकोल के ऊपर एडसॉर्ब हो गए। तो लॉजिक समझना, इन अ सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक डाई जैसे मिथिलीन ब्लू, जब आप एनिमल चारकोल डाल देते हैं इज एडेड, देन सॉल्यूशन इज वेल शेकन, और सॉल्यूशन को आपने वेल शेक कर दिया, देन फिल्ट्रेट टर्न्स कलरलेस। इट प्रूव्स दैट मॉलिक्यूल्स ऑफ डाई एडसॉर्ब ऑन द चारकोल। ये हमें प्रूव करता है कि डाई के मॉलिक्यूल चारकोल के ऊपर एडसॉर्ब हो जाते हैं। क्लियर है? मैं दैनिक जीवन में भी हम कभी आपने देखा होगा, लड़के या लड़कियां, जैसे अभी हम बहुत धूल से आए हैं, तो हमने क्या करा, हमारे पास एक चारकोल बेस्ड फेस वॉश रखा हुआ है। मैंने धूल लगी थी मेरे चेहरे पे, धूला धूल हो रहा था, मैंने एकदम अपने चेहरे को गोरा करने के लिए चारकोल बेस्ड फेस वॉश का यूज कर लिया। तो मेरा जो फेस वॉश में चारकोल था उसने डस्ट के पार्टिकल को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लिया, और मेरी चमकती दमकती त्वचा का राज आप सामने देख सकते हैं। दिस प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द एडसॉर्प्शन। समझ आया? और देखो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, मैंने बताया था जो भी शुगर बनती है, पहले शुगर का जब रॉ शुगर बनती है तो जनरली कलरफुल होती है, या ब्राउन कलर या रेड कलर की होती है, लेकिन उसे हम कहते हैं ना गोरी दमकती स्किन वाली शुगर बनाना है अपने को जो मार्केट में आ रही है, तो उसके लिए उसे किस में से पास करना पड़ता है मेरे बच्चों? चारकोल में से पास करना पड़ता है। जो चारकोल उसके कलर पार्टिकल को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। तो लॉजिक समझना, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ रॉ शुगर व्हेन पासेस ओवर द बेड्स ऑफ एनिमल चारकोल होगा, एनिमल चारकोल। जब एक्वस सॉल्यूशन रॉ शुगर का पास किया जाता है बेड्स ऑफ एनिमल चारकोल के ऊपर से, तो शुगर बिकम कलरलेस। शुगर कैसी हो जाती है? कलरलेस हो जाती है। एंड कलरिंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब ऑन द चारकोल, और जो भी कलरिंग सब्सटेंस होते हैं चारकोल पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और तीसरा, एयर को अगर आपको ड्राई करना है तो आप किसका यूज करेंगे? सिलिका जेल। मैंने अभी बताया, मिल्टन की बॉटल खरीदोगे उसके अंदर जो पैकेट मिलेगा उसे अपन कहते हैं क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सिलिका जेल, जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एयर बिकम ड्राई इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल because water molecules get adsorb on the silica gel। जल्दी आ जाइए। ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ अपन ने देख लिया। ये क्या देख लिया अपन? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देख लिया। किसका? एड्सॉर्प्शन का। एड्सॉर्प्शन कैसे होता है, क्यों होता है, अपन ने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के तौर पे देख लिया। आई होप ये चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हो गई होंगी। एनसीईआरटी एकदम धू करके धुएं में उड़ा देंगे अपन। चलिए जी, अगर इतना क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट मार लिया करो, प्रॉपर समय देता हूं मैं। मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन क्यों होता है? लॉजिक समझना जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। एड्सॉर्प्शन क्यों होता है? मान लीजिए मेरा ये एड्सॉर्बेंट है। क्या है ये? मेरा एड्सॉर्बेंट है। अंदर जो भी मॉलिक्यूल है उस पर इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है। बैलेंस्ड फोर्सेस हैं। देखना, अंदर जो भी मॉलिक्यूल है उन पे बैलेंस्ड फोर्सेस हैं, ठीक है। लेकिन जो सरफेस मॉलिक्यूल है उस पर इधर फोर्स लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है। सरफेस मॉलिक्यूल पे इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है। ये बैलेंस नहीं है, तो इन्हें हम कहते हैं, जो मॉलिक्यूल है उन पे अनबैलेंस्ड फोर्सेस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अनबैलेंस्ड फोर्सेस पाए जाते हैं। इनको चाहा है अनबैलेंस, बैलेंस नहीं है। बोले मुझे कोई तो दे दो, मुझे कोई तो दे दो, मुझे कोई पे दे दो। इन्हें हम या तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस या फ्री वैलेंसीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्री वैलेंसीज भी कहते हैं। तो ये अनबैलेंस्ड फोर्सेस या फ्री वैलेंसीज ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं मॉलिक्यूल को अपने ऊपर एड्सॉर्ब कराने के लिए। इसीलिए तो कह रहे थे एड्सॉर्प्शन इज एसेंशियली अ सरफेस फिनोमेना। तो क्या बोला मैंने मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन में? लॉजिक सुनना, अनबैलेंस्ड फोर्सेस, इस वर्ड को दिमाग में बैठा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अनबैलेंस्ड फोर्सेस एंड फ्री वैलेंसीज, इस वर्ड को दिमाग में बैठा लो, एंड फ्री वैलेंसीज एट द सरफेस ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड, किसी सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पे रिस्पॉन्सिबल होती हैं रिटेन करने के लिए मॉलिक्यूल की गैस के एंड डिसॉल्विंग सब्सटेंसेस को ऑन द सरफेस। दस एड्सॉर्प्शन ऑकर्स बिकॉज ऑफ द
फ्री वैलेंसीज या अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बहुत इंपॉर्टेंट, ये दो वर्ड याद रख लेना, दिमाग में कहानी क्लियर हो गई कि जो सरफेस मॉलिक्यूल होते हैं उनके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्सेस या फ्री वैलेंसीज पाई जाती हैं और यही रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसके लिए? एडसॉर्प्शन। बोलो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? एडसॉर्प्शन के लिए। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया तो कहानी में मजा है, नहीं तो जिंदगी में कोई मजा नहीं है, जिंदगी में कोई भी मजा नहीं है। चलो जी, चलो 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 चलो, सोना नहीं है, जागते रहना, बहुत मजा आने वाला है अभी। अब अगर अपन ने एड्सॉर्प्शन क्यों होता है ये भी देख लिया, एड्सॉर्प्शन क्यों होता है ये भी देख लिया, तो मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन में ध्यान देना, मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन में ध्यान देना, हम क्या क्या के बारे में बात करने वाले हैं। अब लॉजिक समझना, मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन अपन देखने जा रहे हैं, इसमें तीन चीजों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। एंथैल्पी के बारे में, जब एड्सॉर्प्शन होता है तो एंथैल्पी में क्या चेंज होता है, ठीक है। दूसरी मैं बात करूंगा किसके बारे में? एंट्रोपी के बारे में, जो कि डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस को रिप्रेजेंट करती है। क्लास 11वीं कक्षा में याद करो मेरे नन्हे मुन्ने काले पीलों लाल गुलाबी हो, आपको बोला गया था एंट्रोपी इज अ डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस, और पूरे वर्ल्ड में डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस बढ़ती जा रही है, तो एंट्रोपी पूरे वर्ल्ड की बढ़ती जा रही है। फिर हमने तीसरी बात करी गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में। गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में इनमें क्या चेंज देखने मिलेगा। अब लॉजिक समझना, जब एड्सॉर्प्शन होता है तो इट इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या एड्सॉर्प्शन कैसी प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। मतलब क्या है, जब मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हुए तो एनर्जी निकली। ऐसा क्यों? तो समझना, एड्सॉर्प्शन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन देयर इज अ डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी विच अपीयर्स एज अ हीट। मॉलिक्यूल के ऊपर जो सरफेस मॉलिक्यूल थे उनके पास एक एनर्जी थी, सरफेस एनर्जी। जब मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब होते हैं तो सरफेस एनर्जी हीट के फॉर्म में बाहर निकलती है। सरफेस एनर्जी देखो, डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी विच अपीयर्स एज अ हीट। मतलब डेल एच आपका कैसा आया, प्रॉपर नोट्स में लिखते चलना, नेगेटिव आया। चलो अब मैंने क्या कहा, एंट्रोपी के बारे में बात करूं, जो कि डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस को रिप्रेजेंट करती है। अब देखो, मॉलिक्यूल पहले इधर चला, मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला। अरे भैया, पहले डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस उसकी ज्यादा है, लेकिन जब एड्सॉर्ब हुआ, देखो पहले इधर उधर भटक रहा था, लेकिन जब एड्सॉर्ब हुआ तो डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस घट गई, तो एंट्रोपी घटी हुई मिलती है। एंट्रोपी कैसी मिलती है? घटी हुई मिलती है। तो देखो ना, एंट्रोपी डिग्री ऑफ रैंडमनेस को रिप्रेजेंट करता है। फ्रीडम ऑफ गैसेस ड्यू टू एड्सॉर्प्शन एंड एंट्रोपी आल्सो नेगेटिव। फ्रीडम ऑफ गैसेस क्या हो गई? घट गई, इसलिए एंट्रोपी कैसी आती है? नेगेटिव आती है। अब हमने कहा, अब यहां पे मैं आपको गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन होती थी del G इज इक्वल टू del H माइनस टी del S, क्या होती थी? गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन होती थी del G इज इक्वल टू del H माइनस टी del S, ये इक्वेशन होती थी, ठीक है। और मैं बता रहा हूं कि कोई भी रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस है, रिएक्शन अपने आप हो रही है, तो उसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी कैसी आती थी मेरे बच्चों? नेगेटिव आती थी। तो del H भी नेगेटिव, del S भी नेगेटिव, del G भी नेगेटिव। गिब्स फ्री एनर्जी भी आपको यहाँ कितनी देखने मिलेगी? नेगेटिव देखने मिलेगी। प्लीज नोट डाउन करने से, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या रिएक्शन गिव्स फ्री एनर्जी शुड बी नेगेटिव। बोलो क्लियर हो गया? प्लीज नोट डाउन करने से। मस्त कहानी थी, एकदम मस्त तहलके वाली कहानी थी। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा इसे, नोट डाउन कर लिया होगा तो मज़ा है। अगर आपने इसे नोट डाउन कर लिया है तो मज़ा है। बोलो क्लियर है? अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट कहानी। ये तो हमने बात करी थी किसके बारे में? एड्सॉर्प्शन जब हो रहा था। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगी, क्योंकि जितनी भी फ्री वैलेंसीज थी उसके ऊपर मॉलिक्यूल आके एड्सॉर्ब हो चुके हैं, अब फ्री वैलेंसीज बची नहीं। तो आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश एंड गिव्स फ्री एनर्जी, उस टाइम पे कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। ये वर्ड याद रखना, अगर इक्विलिब्रियम पूछ रहा है तो इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाता है मेरे बच्चों? सारे के सारे मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हो जाते हैं और गिव्स फ्री एनर्जी कैसी हो जाती है? del G कैसी हो जाती है? del G हो जाती है 0। del G कैसी हो जाती है? del G हो जाती है 0। अब समझना व्हाट इज डिसॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन समझ गए, मॉलिक्यूल का एड्सॉर्ब होते जाना। अब जो मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हुआ था ये वापस बाहर निकलना शुरू हो जाए, तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द एड्सॉर्ब्ड सब्सटेंसेस, जो मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हुए उन्हें धीरे धीरे रिमूव करते जाना फ्रॉम सरफेस विच इज एड्सॉर्ब। जिस सरफेस पे वो एड्सॉर्ब हुए थे उसे कहते हैं डिसॉर्प्शन। टर्म्स है, एग्जामिनर कभी पूछ ले तो डिसऑर्प्शन भी क्लियर हो गया। मारिए स्क्रीनशॉट इसका, साइड हो जाता हूं।
मार लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, साइड हो जाता हूं जल्दी से, मार लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, साइड हो जाता हूं। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? अगर क्लियर है तो अगली कहानी देखना, अगली कहानी देखना मेरे बच्चों, ठीक है? नाउ एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस देखना। अब एड्सॉर्प्शन, वही कई बार होता था ना सर, एड्सॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन सेम तो नहीं, तो मैं आपको डिफरेंस बताते चल रहा हूं कि एड्सॉर्प्शन जो होता है असेंशियली सरफेस फिनोमेना होती है, लेकिन एब्जॉर्प्शन की बात करें, कभी नहाते टाइम आप लोगों ने स्पंज देखा होगा, स्पंज में पानी को उसको दबाओगे तो पूरा पानी बाहर निकल के आ जाता है, मतलब सर एड्सॉर्प्शन इज असेंशियली अ सरफेस फिनोमेना, लेकिन एब्जॉर्प्शन में सरफेस पे तो हो ही रहा है, बल्क में भी कोई चीज का एड्सॉर्प्शन हो रहा है। तो लॉजिक समझना, अगर एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच का डिफरेंस देखने की कोशिश करें तो लॉजिक समझना मेरे बच्चों, एड्सॉर्प्शन इज सरफेस फिनोमेना व्हिच ऑकर्स ओनली एट द सरफेस, सिर्फ सरफेस पे होती है। लेकिन एब्जॉर्प्शन की बात करें तो ये कैसी होती है, ये एक बल्क फिनोमेना होती है। कैसी होती है? बल्क फिनोमेना होती है, जो कि कहां होती है, जो कि ऑकर्स थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द मटेरियल, जो कि पूरी बॉडी में होती है। मतलब ये मान लीजिए स्पंज का कोई टुकड़ा ले लिया तो ये पूरी जगह सरफेस पे तो हो ही रही है, इसके अलावा पूरी बॉडी में हो रही है, ठीक है? नाउ दिस फिनोमेना, in this phenomena concentration on the surface of adsorbent is different from the bulk। बिल्कुल सही है सर, हमें पता है कि मॉलिक्यूल ऊपर एड्सॉर्ब हुए हैं, ऊपर एड्सॉर्ब हुए हैं तो कंसंट्रेशन सरफेस पे बल्क की तुलना में डिफरेंट होगा। बिल्कुल सही है सर, लेकिन यहाँ पे दिस फिनोमेना, इन दिस फिनोमेना कंसंट्रेशन इज सेम थ्रू आउट द मटेरियल। आप देखिए ना, थ्रू आउट द मटेरियल कंसंट्रेशन आपको कैसा देखने मिलेगा? सेम देखने मिलेगा। अब अगर हम बात करें रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन के बारे में, तीसरे पॉइंट के बारे में बात करूं, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन हाई होती है स्टार्टिंग में, हाई होती है क्योंकि फ्री वैलेंसी, तो मॉलिक्यूल क्या चाहेगा, एड्सॉर्बेंट क्या चाहेगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरे पास फ्री वैलेंसीज हैं, आ जाओ आ जाओ। लेकिन कुछ देर बाद क्या हुआ, कुछ देर बाद क्या हुआ, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुई जब सारी वैलेंसीज भर गई। लेकिन यहां पे तो भैया रेट रिमेन सेम थ्रू आउट द प्रोसेस, थ्रू आउट द प्रोसेस। बोलो क्लियर है? रेट रिमेन सेम थ्रू आउट द प्रोसेस। प्लीज नोट डाउन करें इसे, प्लीज नोट डाउन करें इसे। रेट रिमेन सेम थ्रू आउट द प्रोसेस, प्लीज नोट डाउन करें इसे। बहुत सिंपल सी कहानी है जो मुझको है सुनानी, बहुत सिंपल सी है कहानी जो मुझको है सुनानी, प्लीज नोट डाउन करें इसे। ये एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच का डिफरेंस भी हमने देख लिया। हर एक कॉन्सेप्ट को तहलके के साथ करते हुए चलेंगे, एकदम मजे के साथ, एकदम मजे के साथ। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। चलिए अगर क्लियर है तो अगली कहानी देखना, अगली कहानी देखना, अगली कहानी देखना। नाउ सॉर्प्शन क्या होता है, अगर कभी किसी ने पूछ लिया सॉर्प्शन क्या होता है, अगर एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन साथ में हो रहे हैं तो उसे नाम दिया जाता है क्या, उसे नाम दिया जाता है सॉर्प्शन, ठीक है? सॉर्प्शन। पॉजिटिव और नेगेटिव एड्सॉर्प्शन कोई एड्सॉर्प्शन होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव एड्सॉर्प्शन कोई बड़ी बात नहीं। पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन क्या होगा, जब कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट इज मोर ऑन द सरफेस, ठीक है, देन द बल्क। मतलब इधर सुनिए, ये जो सरफेस थी उस पे एड्सॉर्बेट का कंसंट्रेशन कैसा है, ज्यादा है, ठीक है, तो उसे बोलेंगे पॉजिटिव। और व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट इंक्रीज इन बल्क, और धीरे धीरे अगर बल्क में बढ़ने लगा, सरफेस पे कम होने लगा, तो उसे बोल देंगे निगेटिव एड्सॉर्प्शन। आ जाइए, कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, बकवास सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है? वन शॉट रिवीजन है, सब कुछ कराना है मुझे, सब कुछ कवर करना है, सब कुछ कवर करना है। हाँ जी हाँ जी, सब कुछ तो मैं कराते हुए चल रहा हूं, जल्दी आइए। क्लियर, क्लियर। चलो चलो जी, आज साफ साफ कहता हूं, इतनी सी बात है, समझ रहे हो, हमें तुमसे प्यार है। चलो जी समझना क्या कहानी है। अब सरफेस केमिस्ट्री, हमें तुमसे प्यार है तो तुम्हारी कहानी क्या है, समझे अब जरा, समझे अब जरा। अब हम देखने जा रहे हैं एड्सॉर्प्शन। दो तरीके का होता है, जो सीबीएसई ने अपना सिलेबस लॉन्च करा है उसमें सबसे पहला पॉइंट बताते हुए चल रहा हूं, एकदम सीबीएसई, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अनुराग सर का दावा है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। उसने पैटर्न में सबसे पहला पॉइंट फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन ही लिखा था, फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन ही लिखा था। फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है समझना मेरे बच्चों, फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है और केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है, लॉजिक समझना। फिजिकल एड्सॉर्प्शन, इसको ऐसे मान लीजिए कि ये दैनिक जीवन में होता है, याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूं, दैनिक जीवन में होता है, ठीक है? तो भैया नेचर ऑफ फोर्स, नेचर ऑफ फोर्स किसके बीच में, एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के बीच में कौन सा पाया जाता है? तो नेचर ऑफ फोर्स पाया जाता है वीक वॉन वाल फोर्स। कैसा पाया जाता है, वीक वॉन वाल फोर्स पाया जाता है। लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन की बात करोगे तो केमिकल एड्सॉर्प्शन में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कौन से बॉन्ड का, केमिकल बॉन्ड बनते हैं, और एग्जांपल के तौर पे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है,
ठीक है, बोलो क्लियर। नाउ हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन दैनिक जीवन में हो रहा है तो जनरली हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन कम होती है 20 से 40 किलो जूल पर मोल, लेकिन केमिकल बॉन्ड जब बनता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, करीब 80 to 240 किलो जूल पर मोल। समझते चलना, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन मैंने पहले ही बताया था। डेल एच कैसा होता है मेरे बच्चों, डेल एच कैसा होता है, निगेटिव होता है। कैसा होता है, डेल एच कैसा होता है, निगेटिव होता है। इसमें कम है हीट लेकिन इसमें ज़्यादा हीट है, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है, नाउ टेम्परेचर फिजिकल एड्सॉर्प्शन दैनिक जीवन में ऐसे याद करते चलो, डेली लाइफ में देखने मिल रहा है तो डेली लाइफ में हम ज़्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं करते हैं तो ये लो टेम्परेचर पे होता है, लेकिन ये किस पे होता है, हाई टेम्परेचर पे होता है। किस पे होता है, हाई टेम्परेचर पे होता है। एक्टिवेशन एनर्जी, अरे दैनिक जीवन में भैया रिएक्टेंट को एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है, उसके बाद ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। दैनिक जीवन में ऐसा कुछ नहीं है तो नो सिग्निफिकेंट रोल, लेकिन केमिकल बॉन्ड अगर बनाना है तो सिग्निफिकेंट रोल आपको एक्टिवेशन एनर्जी का देखने मिल जाएगा। प्लीज इसे नोट डाउन करें, प्लीज नोट डाउन करें पहले इतने पॉइंट, सारे पॉइंट एकदम। फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो कि वीक वॉन डर वाल फोर्स, केमिकल एड्सॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन लो देखने मिलेगी, इसमें हाई देखने मिलेगी। टेम्परेचर इसमें लो होना चाहिए, उसमें हाई होना चाहिए। एक्टिवेशन एनर्जी का कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं, उसमें सिग्निफिकेंट रोल देखने मिलता है। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है, बोलो क्लियर हो गई कहानी, बोलो क्लियर हो गई कहानी। अगर क्लियर हो गई कहानी तो सुनाते हैं अगली कहानी मेरी जुबानी। चलो आगे बढ़े चलो हाँ मेरे बच्चे बढ़े चलो, जिंदगी का नाम ही आगे बढ़ना है। याद रखना मेरे बच्चों, कोई भी काम करो मेहनत के साथ करो, सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर मेहनत और ईमानदारी है, अभी आपके एग्जाम आने वाले हैं, बहुत कम समय बाकी है। इस कम समय में हमें कितनी मेहनत करना है। कोई टाइम टेबल नहीं बना पा रहे हो तो अपने टाइम को फोकस करो। मान लो कि आपको 12 घंटे पढ़ना है, वो कभी किसी भी समय पढ़ सकते हो। टेबल की जरूरत नहीं है, टाइम की जरूरत है। आपको टाइम देना पड़ेगा। समय आपको सक्सेसफुल बनाता है। आप कहाँ हो, कैसे हो, ये डिपेंड नहीं करता। अगर आज आप समय का यूज सही कर रहे हैं, फ्यूचर में आप तहलका मचा सकते हो। आगे बढ़ाता हूं, देखो ज्यादा बकवास नहीं करूंगा, वन शॉट रिवीजन है। इधर फिजिकल एड्सॉर्प्शन था और इधर था केमिकल एड्सॉर्प्शन। लॉजिक समझते हुए चलो, इधर था केमिकल एड्सॉर्प्शन। स्पेसिफिसिटी कोई स्पेसिफिक नहीं, कोई भी आके देखो फिजिकल एड्सॉर्प्शन दैनिक जीवन में हो रहा है, ये मेरा एड्सॉर्बेंट है। धूल आके बोली चिपक जाऊं क्या, मैंने कहा चिपक जा। पॉलन ग्रेन आके बोले चिपक जाऊं क्या, मैंने कहा चिपक जा। और धूल के अलावा कोई वाटर वेपर आके बोली चिपक जाऊं क्या, मैंने कहा चिपक जा। कोई स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन केमिकल बॉन्ड तब बनता है जब रिएक्टेंट और मतलब मान लीजिए एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में कोई ना कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो पाए तो दे आर स्पेसिफिक इन नेचर। इट इज हाईली स्पेसिफिक। एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में एक हाईली स्पेसिफिक बॉन्ड तभी बन पाएगा जब कॉम्पेटेबल रिएक्टेंट के लिए कॉम्पेटेबल क्या आएगा, एक रिएक्टेंट के लिए दूसरा रिएक्टेंट आ रहा होगा। बोलो क्लियर है। नाउ लेयर्ड, ये होता है मल्टी लेयर्ड। अगर आप देखेंगे ये एड्सॉर्बेंट तो एड्सॉर्बेट बहुत सारे हो सकते हैं, ये मल्टी लेयर्ड होता है। लेकिन ये होता है यूनी लेयर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। ये मान लीजिए एड्सॉर्बेंट था, ये यूनी लेयर्ड होगा। बोलो क्लियर है। नाउ सरफेस एरिया, चाहे इसमें बात करें चाहे इसमें बात करें, सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा, फ्री वैलेंसीज बढ़ती जाएंगी तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ता जाएगा। इसमें भी इंक्रीज रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन। जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा, एज सरफेस एरिया इंक्रीज, लिख दे रहा हूं, एज सरफेस एरिया इंक्रीज रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑल्सो इंक्रीज। लिखा है ना, एज सरफेस एरिया इंक्रीज रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीज। इधर भी एज सरफेस एरिया इंक्रीज रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीज। रिवर्सिबिलिटी, एक बार अभी मैंने बताया दैनिक जीवन में होता है, ऐसे याद रखना। अब देखो कोई धूल आके बोली चिपक जाऊंगा, मैंने कहा चिपक जा। अब मैं एक्टिवेटेड चारकोल को लेके आया, मैंने कहा निकल जा। ये रिवर्सिबल नेचर का होता है, ये रिवर्सिबल नेचर का होता है। लेकिन इनमें केमिकल एड्सॉर्प्शन में एक बार बॉन्ड बन गया तो बन गया। ये नॉन रिवर्सिबल नेचर का होता है। कैसा होता है, नॉन रिवर्सिबल नेचर का। चाहे फिजिकल एड्सॉर्प्शन हो डेल जी निगेटिव, चाहे केमिकल एड्सॉर्प्शन हो डेल जी निगेटिव, दोनों स्पॉन्टेनियस। चाहे फिजिकल एड्सॉर्प्शन हो डेल एस निगेटिव, एंट्रोपी निगेटिव। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस कम हो रही है और इसमें भी डेल एस कैसा होगा, निगेटिव होगा। प्लीज नोट डाउन कर लें, प्लीज नोट डाउन कर लें, प्लीज नोट डाउन कर लें। कर लिया नोट डाउन, कर लिया नोट डाउन, कर लिया नोट डाउन। अगर नोट डाउन कर लिया तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखना नेक्स्ट कहानी के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट कहानी के बारे में बात करते हैं। नाउ फिजिकल एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं, फिजिकल एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। लॉजिक समझना,
लॉजिक समझना, क्या हम कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। हमारा कॉन्सेप्ट है फिजिकल एड्सॉर्प्शन हो रहा है, बोलो क्या हो रहा है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन हो रहा है भाई दैनिक जीवन वाला, लेकिन आइसोथर्म हम क्या रखने की कोशिश कर रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट रखने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या वेरिएबल रखने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेशर वेरिएबल रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। चलो मान लिया हमने कि कोई x मास की गैस एडजॉर्ब हो रही है, क्या बोल रहे हैं यहां, जो गैस एडजॉर्ब हो रही है उसका मास x है, तो x क्या है, मास ऑफ एडजॉर्बेट है, और m क्या है, मास ऑफ एडजॉर्बेंट है, मास ऑफ एडजॉर्बेंट है, मतलब जो एडजॉर्बेंट जिसके ऊपर एडजॉर्ब हो रही है उसका मास m है। तो x बाय m किसको रिप्रेजेंट करता है, मास ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड पर यूनिट ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट। क्या x बाय m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड पर यूनिट ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट। अब लॉजिक समझना, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करें किसके बीच में, x बाय m, मैंने क्या रखा, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है याद रखना, और प्रेशर वेरिएबल है। अब मैंने क्या ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करी, अगर मैंने x बाय m और प्रेशर के बीच ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करी तो मुझे मिलेगा फिजिकल एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। क्या लिखा है पढ़ना, अगर ग्राफ ड्रॉ कर दिया गया द अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब पर यूनिट ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट x बाय m और प्रेशर को वेरिएबल रखते हुए, बोलो हाँ, देन इट इज नोन एज अ फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। और हमें एक इक्वेशन मिलती है इसकी फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म या फिजिकल एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की, x बाय m इज इक्वल टू p की पावर 1 बाय n, p की पावर 1 बाय n, जहां 1 बाय n की, वेयर 1 बाय n की वैल्यू कितनी पाई जाती है, 0 से लेके 1 तक होती है। ये चीज भूलना मत, ये चीज भूलना मत। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। अब 3 कंडीशन पे अपन बात करेंगे, कितनी कंडीशन पे बात करेंगे, 3 कंडीशन पे बात करेंगे, मैं साइड में लिखते चल रहा हूं। कंडीशन 1, कंडीशन 1, ठीक है, लो प्रेशर पे, लो प्रेशर पे x बाय m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है p की पावर 1 के, मतलब x बाय m मास ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड पर यूनिट ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर के। क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, मतलब प्रेशर बढ़ाते जाओगे तो भैया क्या होती जाएगी, क्या होती जाएगी, मास ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड पर यूनिट ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट बढ़ता जाएगा। चलो दूसरी कहानी अपन देखने जा रहे हैं हाई प्रेशर पे, हाई प्रेशर पे। क्या बोला, हाई प्रेशर पे x बाय m डू नॉट, p की पावर 0 लगा दी, मतलब डू नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेशर, डू नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर, डू नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर, मतलब हाई प्रेशर कर दिया तो अब x बाय m डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेशर या डू नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेशर। कंडीशन 3, कंडीशन 3 ध्यान देना, कंडीशन 3 क्या है, अगर x बाय m, हमने कंडीशन 3 बोल दिया इंटरमीडिएट प्रेशर पे, बोलो किस पे बोल दिया, इंटरमीडिएट प्रेशर पे, इंटरमीडिएट प्रेशर पे हमने इंटरमीडिएट प्रेशर पे क्या बोला, x बाय m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 बाय n, p की पावर 1 बाय n। अब लॉजिक समझना, ये कहानी है इंटरमीडिएट प्रेशर की, कुछ भी पूछा एग्जामिनर डरना नहीं, घबराना नहीं। हम क्या देखने जा रहे हैं, फिजिकल एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म देखने जा रहे हैं, जिसमें हम x बाय m मतलब मास ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड पर यूनिट ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट का प्रेशर के अगेंस्ट वेरिएशन देख रहे हैं। हमने लो प्रेशर पे देखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हाई प्रेशर पे देखा डिपेंड नहीं कर रहा है। अब तीसरी कंडीशन हम देखने जा रहे हैं इंटरमीडिएट प्रेशर पे, तो x बाय m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 बाय n। क्या मैं दोनों साइड लॉग ले लूं, लॉग ऑन बोथ द साइड, यस सर ले लीजिए, ऑन लॉग ऑन बोथ द साइड, यस सर ले लीजिए बोथ द साइड। तो मेरे पास एक इक्वेशन आई, लॉग x बाय m इज इक्वल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा देते हैं पहले तो, चलो, इज इक्वल टू k p की पावर 1 बाय n, ठीक है, इज इक्वल टू लॉग के प्लस 1 बाय n लॉग p। ये मेरा फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के ऊपर आने वाला इंपॉर्टेंट ग्राफ मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं। x बाय m को हम मान लेते हैं y एक्सिस पे, ये वेरिएबल है, प्रेशर log p को मान लेते हैं x एक्सिस पे, ये हो गया mx प्लस c, y इज इक्वल टू mx प्लस c वाला ग्राफ आएगा। मतलब y एक्सिस पे अगर मैंने बना दिया log x बाय m, यस सर बना दिया, x एक्सिस पे मैंने प्रेशर बना दिया, दो ही वेरिएबल थे, प्रेशर बना दिया x एक्सिस पे, तो मेरे बच्चे
ये स्लोप ऐसा जाएगा पॉजिटिव, और ये इंटरसेप्ट किसके बराबर होगा, सी इंटरसेप्ट होता है, इंटरसेप्ट log k के बराबर होगा, log k के बराबर होगा इंटरसेप्ट, और स्लोप m को रिप्रेजेंट करता है, स्लोप m को रिप्रेजेंट करता है, m को रिप्रेजेंट करता है, वो किसके बराबर आ रहा है, 1/n के बराबर आ रहा है। दिस इज द ग्राफ, आपको समझना चाहिए, दिस इज द फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, जो आपके दिमाग में चढ़ जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। प्लीज आइए यहां तक, प्लीज आइए यहां तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्लीज आ जाइए यहां तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही ज्यादा। बढ़ जाएं आगे, बढ़ जाएं आगे। अगर कहानी क्लियर होगी तो आगे बढ़ जाएं क्या मेरे बच्चों? चलिए जी, नेक्स्ट कंसेप्ट देखिएगा, नेक्स्ट कंसेप्ट देखिएगा, नेक्स्ट कंसेप्ट देखिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन, क्या देखने जा रहे हैं अपन? एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं एड्सॉर्प्शन का। ध्यान देना, क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं। आपको अगर हाई वैक्यूम क्रिएट करना है, किसी बॉटल के अंदर हाई वैक्यूम क्रिएट करना है, चारकोल डाल दो, सारी गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेगा। पढ़ते हुए चलना, बहुत सिंपल है। गैस मास्क, अगर आप किसी भी ऐसी खदान में जा रहे हैं, कोल माइंस में जा रहे हैं जिसमें हार्मफुल गैसेस हैं, तो भैया आप ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ गैस मास्क यूज कर लीजिए। गैस मास्क में आप क्या डाल दीजिए, गैस मास्क में आप एक्टिवेटेड चारकोल डाल दीजिए, हानिकारक गैसों को एब्जॉर्ब कर लेगा। अ डिवाइस कंसिस्ट ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज्ड फॉर ब्रीदिंग इन कोल माइंस टू एब्जॉर्ब पॉइजनस गैसेस। तीसरा, कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, अगर आपको ह्यूमिडिटी कंट्रोल करना है तो आप सिलिका जेल या एल्यूमिनियम जेल का यूज कर सकते हैं, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेंगे। सिलिका या एल्यूमिनियम जेल का यूज कर सकते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेंगे। मारिए स्क्रीनशॉट इसका। वन शॉट रिवीजन एकदम तहलके के साथ करते हुए चलना है, ना डरना है ना घबराना, बस आगे बढ़ते चले जाना है, बस आगे बढ़ते चले जाना है। कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी में सिलिका या एल्यूमिनियम जेल का हम यूज कर सकते हैं। जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, आ जाइए, आइए, आपका इंतजार है। आई होप आपका इंतजार खत्म होता है और नई कहानी शुरू होती है, नई कहानी शुरू होती है। रिमूवल ऑफ कलरिंग मटेरियल फ्रॉम अ सॉल्यूशन, अगर आपको कलर्ड मटेरियल हटाना है सॉल्यूशन से, क्या हटाना है, कलर्ड मटेरियल हटाना है सॉल्यूशन से, तो आप एक्टिवेटेड चारकोल का यूज कर लीजिए। जो भी कलर सब्सटेंस के पिगमेंट वाले जो भी पिगमेंट वाले सब्सटेंस होंगे वो एक्टिवेटेड चारकोल पे जाके एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। नाउ हेटेरोजीनस कैटलिस्ट, अब आपको कैटलिस्ट हटा दिया है, नहीं तो मैं कैटलिस्ट भी कराता, आपके टर्म 2 में नहीं है। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं, हेटेरोजीनस कैटलिस्ट क्या होते हैं, अगर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फेज में ना हो। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फेज में ना हो तो उसे कहते हैं हेटेरोजीनस कैटलिस्ट। क्या कहते हैं, हेटेरोजीनस कैटलिस्ट कहते हैं, ठीक है। और हेटेरोजीनस कैटलिस्ट, मान लीजिए सॉलिड स्टेट में कैटलिस्ट है, सॉलिड स्टेट पे कैटलिस्ट, और गैसियस स्टेट में रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट आके एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट ऑन द सॉलिड सरफेस ऑफ कैटलिस्ट इज इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर आपको अमोनिया बनानी है, क्या बनानी है, अमोनिया बनानी है, तो इसके लिए हैबर प्रोसेस यूज करते हैं। N2 + 3H2 लेते हैं, ठीक है, और अमोनिया बना लिया अपन ने, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। इसमें आयरन सॉलिड कैटलिस्ट होता है अपना, ये गैस, ये गैस इस सॉलिड के ऊपर ये जाके एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, और आपके इसका फॉर्मेशन हो जाता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। सिमिलरली अगर आपको हाइड्रोजिनेशन करना है ऑयल का, तो आप निकल कैटलिस्ट का यूज कर सकते हैं। प्लीज नोट डाउन करें इतना, तब तक थोड़ा पानी पी लें, तब तक थोड़ा पानी पी लें, जल्दी से नोट डाउन करो इतना। हो गया, जलपान आपने भी कर लिया? अगर कर लिया तो अगली कहानी मुझे सुनानी। अगले एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। अगला एप्लीकेशन है सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। समझना जी भैया, इनर्ट गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये जितनी भी इनर्ट गैसेस हैं ग्रुप 18 की, इनका किसी एड्सॉर्बेंट के ऊपर एड्सॉर्ब होने का रेट अलग अलग होता है, और ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन या डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन हम गैसेस को सेपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड मेटलर्जी में हम पढ़ाते हैं। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड भी एड्सॉर्प्शन पे बेस्ड है। एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर, समझ रहे, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि एड्सॉर्प्शन होने पे एक डिफरेंट कलर चेंज शो करते हैं, उन्हें एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर कहते हैं। एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर भी एप्लीकेशन है एड्सॉर्प्शन का। और क्रोमेटोग्राफिक मेथड, क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस भी एड्सॉर्प्शन पे बेस्ड है। ये सारे एड्सॉर्प्शन के एप्लीकेशन थे, थ्योरेटिकल पोर्शन था, लेकिन मैंने आपसे वादा किया है वन शॉट रिविजन में तहलके के साथ कराते हुए चलूंगा, एकदम जोश और जुनून के साथ कराते हुए चलूंगा। मारो स्क्रीनशॉट, कुछ भी नहीं है, पूरा एनसीईआरटी मैंने रीड कर दिया यहाँ पे। चलिए जी, नेक्स्ट कहानी। अब अपन आते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कोलॉइड पे। किस पे आते हैं, कोलॉइड पे आते हैं। बोलो किस पे आते हैं, कोलॉइड पे आते हैं।
कभी अभी तक आपने सॉल्यूशन चैप्टर जो कि टर्म 1 में आने वाला था पढ़ा होगा। सॉल्यूशन चैप्टर में आपने देखा होगा सॉल्यूट को जब अपन सॉल्वेंट में डालते हैं, मतलब नमक को पानी में डालते हैं, तो नमक पानी में पूरा डिसॉल्व हो जाता है, नमक पानी में पूरा डिसॉल्व हो जाता है। और हम देख के नहीं बता सकते थे कि मम्मा ये देखो ना, ये नमक है, ये पानी है, दोनों आपस में मिक्स हो गए, उसे कहते थे होमोजीनस मिक्सचर। लेकिन मेरे बच्चे, हम कोलॉइड पार्टिकल, कोलॉइड पढ़ने जा रहे हैं। कोलॉइड क्या होता है समझना, कोलॉइड क्या होता है समझना। अगर मैंने कहा कि यहाँ पे सॉल्यूट टर्म यूज ना करो, सॉल्यूट जो होता है उसके बदले आप एक टर्म यूज कर लो, डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज क्या यूज कर लो, डिस्पर्स्ड फेज। और मैंने कहा आप सॉल्वेंट टर्म यूज ना करो, जो सॉल्वेंट होता था ना जैसे पानी, मैंने कहा कि पानी टर्म यूज ना करो, उसके बदले में आपने एक नया टर्म यूज कर लो, डिस्पर्शन मीडियम। क्या यूज कर लो, डिस्पर्शन मीडियम यूज कर लो, डिस्पर्शन मीडियम यूज कर लो। तो अब लॉजिक समझना, यहां पे जब डिस्पर्स्ड फेज को डिस्पर्शन मीडियम में मिलाया जाता है तो हम ये कहते हैं यहां पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है ट्रू सॉल्यूशन की तुलना में। इसीलिए जब डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम आपस में मिलते हैं, हमें तुमसे है मिलना, हमें तुमसे है मिलना, तो क्या कहते हैं, ये होमोजीनस मिक्सचर नहीं बनाते, ये बनाते हैं हेटेरोजीनस मिक्सचर। क्या बनाते हैं, हेटेरोजीनस मिक्सचर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हेटेरोजीनस मिक्सचर बनाते हैं। तो लॉजिक समझना, अ कोलॉइड सॉल्यूशन इज अ हेटेरोजीनस मिक्सचर। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, हेटेरोजीनस मिक्सचर होता है किसका, इन विच वन सब्सटेंस इज इन डिस्पर्स्ड फेज। एक सब्सटेंस होता है डिस्पर्स्ड फेज के फॉर्म में एज वेरी फाइन पार्टिकल, और दूसरा सब्सटेंस होता है डिस्पर्शन मीडियम। दूसरा सब्सटेंस क्या होता है, डिस्पर्शन मीडियम होता है। अब हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज। किस बेसिस पे, पार्टिकल साइज के बेसिस पे। मैंने अभी कहा इनमें पार्टिकल साइज थोड़ा बड़ा होता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज वी विल डिफरेंशिएट ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलॉइड। हम पार्टिकल साइज के बेसिस पे ट्रू सॉल्यूशन और कोलॉइड को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तीसरा, कोलॉइड सॉल्यूशन इज द स्टेट ऑफ पार्टिकल। कोलॉइड सॉल्यूशन पार्टिकल की वो स्टेट है जो किस पे डिपेंड कर रही है, पार्टिकल साइज पे डिपेंड कर रही है, जो डिपेंड कर रही है साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल पे, जो डिपेंड कर रही है साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल पे। प्लीज आ जाइए यहां तक, प्लीज आ जाइए यहां तक। ये हो गई कोलॉइड की कहानी। कोलॉइड में एक होता है डिस्पर्स फेज, एक होता है डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स फेज इज लाइक अ सॉल्यूट, डिस्पर्शन मीडियम इज लाइक अ सॉल्वेंट। लेकिन ठीक है, यहां पे होमोजीनस मिक्सचर नहीं होता, यहां पे हेटेरोजीनस मिक्सचर होता है। होमोजीनस नहीं होता, यहां पे हेटेरोजीनस मिक्सचर होता है। और कोलॉइड स्टेट पार्टिकल साइज पे डिपेंड करती है, इसी बेसिस पे हम ट्रू सॉल्यूशन और कोलॉइड सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आइए यहां तक, आ जाइए यहां तक। क्लियर है? चलो नेक्स्ट कहानी देखना, नेक्स्ट कहानी देखना मेरे बच्चों, नेक्स्ट कहानी देखिएगा। नाउ अब सिलेबस में ये भी दिया है, कोलॉइड जैसे ही आया उसके बाद बोलता है सीबीएसई कि भैया ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि भैया ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है। याद रखना, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। अब देखते हुए चलते हैं। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, नमक को पानी में मिला तो बन गया ट्रू सॉल्यूशन। किसको, नमक को पानी में मिला तो बन गया ट्रू सॉल्यूशन। कोलॉइड क्या है, अब कोलॉइड नेकेड आई से आप नहीं देख सकते, किसी डिस्पर्स फेज को डिस्पर्शन मीडियम में मिलाया गया, इसके लिए आपको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। लेकिन सस्पेंशन क्या है, रेत पकड़ो पानी में मिला तो बन गया सस्पेंशन। हर ट्रू सॉल्यूशन की बात करूं, कोलॉइड की बात करूं या सस्पेंशन की बात करूं, तीनों चीजें पार्टिकल साइज पे डिपेंड कर रही हैं। किस पे डिपेंड कर रही हैं, पार्टिकल साइज पे डिपेंड कर रही है। अगर ट्रू सॉल्यूशन को देखो, पहले नेचर देखे हमने। हाँ बेटा, हमें होमोजीनस, तुम्हें पता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स हो जाते हो, लेकिन तुम हेटेरोजीनस होते हो और तुम तो सस्पेंशन, रेत को पानी में मिलाएंगे, रेत अलग पानी अलग, तुम हेटेरोजीनस हो, मान गए हम। अब बात करें अपन किसके बारे में बात करें, साइज के बारे में बात करें। इनका साइज बहुत कम होता होगा ना मेरे बच्चों, 10⁻⁷ सेंटीमीटर से छोटा, या लेस देन 10⁻⁷ सेंटीमीटर, या 1 नैनोमीटर से छोटा। अब लॉजिक समझ, इनका पार्टिकल साइज समझना, 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁵ सेंटीमीटर, ठीक है सर, इस रेंज में पाया जाता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो मीटर में कन्वर्ट करा तो 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁷ मीटर, ठीक है। या अब इसको मैं कहूं, एक 10⁻⁹ मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर, बिल्कुल सही। और अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 100 नैनोमीटर। या
एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम, ये पार्टिकल साइज होता है कोलॉइड का। किसका साइज होता है? पार्टिकल साइज होता है कोलॉइड का। और अगर सस्पेंशन की बात करूं, अपर रेंज लेना, सस्पेंशन में अपर रेंज से ऊपर ही पार्टिकल का साइज पाया जाता है। 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से बड़ा, मोर देन 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, या 100 नैनोमीटर से बड़ा, 10⁻⁻7 मीटर से बड़ा, 1000 एंगस्ट्रॉम से बड़ा। ये टू सस्पेंशन का पार्टिकल साइज हो गया। याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। बोलो मेरे साथ, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁷ मीटर। अब 10⁻⁹ मीटर 1 नैनोमीटर को रिप्रेजेंट करता है, ये 100 नैनोमीटर को रिप्रेजेंट करता है। ये 10 एंगस्ट्रॉम को रिप्रेजेंट करता है, ये 1000 एंगस्ट्रॉम को रिप्रेजेंट करता है। बोलो क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया तो आ जाइए यहां तक। विजिबिलिटी, अरे नमक को पानी में डाल दिया तो कभी देख पाए हो कि ये नमक दिख रहा है मम्मी, अगर पूरा घुल गया? नहीं। तो नॉट सीन बाय नेकेड आई, और पार्टिकल साइज जितना छोटा होता है कि आप इसको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। ओ माय गॉड। लेकिन कोलॉइड की बात करें, आप नेकेड आई से तो नहीं देख पाओगे। जैसे अगर आप गोंद को देखो, गम को देखोगे, तो उसमें डिस्पर्स फेस के पार्टिकल आप नेकेड आई से बिल्कुल नहीं देख सकते। नॉट सीन बाय नेकेड आइज, लेकिन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, बट सीन बाय अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। बोलो क्लियर है? अरे रेत को पानी में मिलाएंगे, सस्पेंशन बना, तो हम नेकेड आई से तो देख सकते हैं, सीन बाय नेकेड आई एज वेल एज अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। नेकेड आई से जो चीज देख सकते हो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से तो देख ही सकते हैं। आइए जरा, आइए जरा, हर चीज, हर कॉन्सेप्ट एकदम तहलके के साथ करते हुए चलेंगे। हर चीज, हर कंसेप्ट एकदम तहलके के साथ करते हुए चलेंगे। क्लियर है? क्लियर है? अगर क्लियर है तो वन शॉट बेटा, मेहनत इतनी कर रहा हूं, आप इस मेहनत को समझिएगा, एकदम जोश और जुनून के साथ मेरे साथ पढ़ते हुए चलिएगा। थकावट हो तो थोड़ी देर रुक के आराम कर लो, फिर शुरू कर दो वीडियो, लेकिन पूरा एक बार में कंसेप्ट करा दूंगा। आप टर्म 2 के लिए एकदम परफेक्ट हो जाओगे। नोट्स मेरा इतना क्वालिटी वाला है कि आप तहलका मचा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कहानी देखिएगा। इनमें और डिफरेंस है, और डिफरेंस है। फिल्ट्रेशन, समझना, अगर आपको फिल्टर करना है तो भैया इनमें पार्टिकल साइज इतना छोटा होता है कि ना तो सिंपल फिल्टर पेपर से आप फिल्टर कर सकते हैं, ना ही अल्ट्रा फिल्टर पेपर से आप फिल्टर कर सकते हैं। इनमें पार्टिकल साइज थोड़ा बड़ा है, तो सिंपल फिल्टर पेपर से तो नहीं कर सकते, बट फिल्टर्ड बाय अल्ट्रा फिल्टर पेपर, अल्ट्रा फिल्टर पेपर से आप कर सकते हैं। अब रेत को तो सिंपल फिल्टर पेपर से भी कर सकते हैं, फिल्टर बाय सिंपल एज वेल एज अल्ट्रा फिल्टर पेपर, दोनों से कर सकते हैं। चलिए सर, टिंडल इफेक्ट, पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, डू नॉट शो, ये शो नहीं करते, ये शो करेंगे, ये भी शो करेंगे। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब क्या है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना। पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, डिफ्यूजन बहुत आसान होता है। पार्टिकल बड़े हो गए, थोड़ा मुश्किल हो गया या इजी हो गया, और लेकिन इनका डिफिकल्ट होता है। एग्जाम्पल, सॉल्यूशन ऑफ शुगर, सॉल्ट एंड यूरिया। शुगर को पानी में डालो, सॉल्ट को पानी में डालो, यूरिया को पानी में डालो। इधर देखो, गम, स्टार्च और हीमोग्लोबिन का। बोलो किसका? गम, स्टार्च, हीमोग्लोबिन। अभी मैं आपको बताऊंगा कोलॉइड इज एवरीवेयर, कोलॉइड हर जगह है, लेकिन फिर भी यहां बताते चल रहा हूं गम, स्टार्च और हीमोग्लोबिन, और ये सॉल्यूशन ऑफ सैंड। ये हो गया आपका डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। सस्पेंशन आ जाइए, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड सॉल्यूशन और सस्पेंशन में डिफरेंस, जल्दी आइए। ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड सॉल्यूशन और सस्पेंशन में डिफरेंस, जल्दी आ जाइए। क्लियर है? क्या क्लियर है मेरे बच्चों? अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, समझिएगा, आगे बढ़ते हैं, समझिएगा। नेक्स्ट कहानी देखिएगा, टाइप्स ऑफ कोलॉइड। अभी हमने देख लिया कोलॉइड क्या होता है, एक डिस्पर्स फेज होती है, एक डिस्पर्शन मीडियम होती है। ठीक है, पार्टिकल साइज 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻⁵ सेंटीमीटर, 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁷ मीटर, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर, या 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम, ये मत भूलना। अब कोलॉइड को अपन डिटेल में पढ़ते हुए चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ कोलॉइड। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं बेटा 3 कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में या 3 क्राइटेरिया के बेसिस पे। सबसे पहले कि जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम है, समझना, वो किस फिजिकल स्टेट में पाए जा रहे हैं, तो अपन देखने जा रहे हैं फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। दूसरा, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच इंटरैक्शन कैसा है। दूसरा हम देखने जा रहे हैं नेचर ऑफ इंटरैक्शन,
प्यार करते हैं एक दूसरे से, डिस्पर्स फेज है डिस्पर्शन मीडियम, या हम नफरत करेंगे, नफरत को तेरी बार बार देखेंगे, समझ रहे हो, या तो नफरत कर रहे हैं डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम। चलो ठीक है, और उनमें पार्टिकल साइज कितना बड़ा है, या नेचर ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, क्या देखने जा रहे हैं, नेचर ऑफ डिस्पर्स्ड फेज देखने जा रहे हैं। बोलो क्या देखने जा रहे हैं, नेचर ऑफ डिस्पर्स्ड फेज देखने जा रहे हैं। ये तीन चीजें हैं, टाइप्स ऑफ कोलॉइड को अपन डिवाइड करेंगे तो तीन चीजों के बेसिस पे करेंगे, फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, नेचर ऑफ इंटरैक्शन के बेसिस पे, और नेचर ऑफ डिस्पर्स्ड फेज के बेसिस पे। जल्दी आइए, जल्दी आइए। फिजिकल स्टेट, नेचर ऑफ इंटरैक्शन और नेचर ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। बोलो क्लियर है, बढ़े आगे, बढ़ जाएं आगे। चलिए जी, देखिएगा सबसे पहला जो अपन देखने जा रहे हैं, सबसे पहला जो अपन देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं कि इनके बीच में फिजिकल स्टेट कौन सी पाई जाती है। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल स्टेट क्या देखने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, समझना। अभी मैं डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड 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 ले रहा हूं। डिस्पर्स्ड फेज मतलब जो कम अमाउंट में पाई जाती है। सॉलिड को सॉलिड में मिलाया, सॉलिड को सॉलिड में मिलाया तो बन गया आपका सॉलिड सॉल। क्या बना, सॉलिड सॉल बना। एग्जाम्पल हो सकते हैं कलर्ड ग्लासेस, कौन कौन हो सकते हैं, कलर्ड ग्लासेस हो सकते हैं, एलॉयज हो सकते हैं, और जेम स्टोन। आप लोगों ने पुखराज लोग जो होते हैं ना, मानते हैं कि भगवान मेरी किस्मत बदल दे, भगवान मेरी दुनिया बदल दे, तो जो जेम स्टोन होते हैं, ठीक है, वो ये एग्जांपल हो गया सॉलिड के सॉलिड में। अब सॉलिड को आपने किस में मिला दिया मेरे बच्चों, लिक्विड में मिला दिया। किसी सॉलिड को आपने लिक्विड में मिला दिया तो क्या बन गया आपका, लिक्विड सॉल बन गया। जैसे सेल फ्लूइड, जो सेल डेब्रीज होती है, ठीक है, आपके सेल फ्लूइड में फ्लोट करती रहती हैं, सेल्फ फ्लूइड हो गया। और जो पेंट होते हैं घरों में करने वाले, उसमें कोई ना कोई सॉलिड किसी लिक्विड में मिला दिया जाता है। इसके अलावा अगर आपने सॉलिड को किस में मिला दिया, गैस में मिला दिया। किस में मिला दिया, सॉलिड को गैस में मिला दिया। आप डस्ट पार्टिकल, मैं इधर घूमने गया, मेरे को धूल चिपक गई, मैंने धुआं देखा, मुझे धुआं चिपक गया, तो जो स्मोक होता है या डस्ट होता है, किसका एग्जाम्पल है, सॉलिड को जब गैस में मिला हुआ, ये एरोसोल का एग्जाम्पल है, और ये स्मोक और डस्ट इसके परफेक्ट एग्जाम्पल है। नाउ लिक्विड और लिक्विड को अगर आपने मिलाया, ओ माय गॉड, लिक्विड और लिक्विड को मिला रहे हो, दो लिक्विड जब आपस में मिलते हैं तो ये जो कोलॉइडल सॉल्यूशन बनता है, इसको भूलना मत, ये होता है इमल्शन। अभी सॉलिड को सॉलिड में मिलाया, सॉलिड को लिक्विड में मिलाया, लिक्विड सॉलिड को गैस में मिलाया, एरोसॉल। लेकिन अगर लिक्विड और लिक्विड को मिला रहे, इमल्शन बनता है, इसको भूलना मत। सबसे परफेक्ट एग्जांपल मिल्क में याद रखना, दो चीजों से मिलकर बनता है। ऑयल को, हल्का सा ऑयल होता है उसको पानी में, मतलब जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं पानी में डिस्पर्स रहते हैं, या ऑयल मॉलिक्यूल्स पानी में डिस्पर्स रहते हैं। इसको सबसे बेस्ट तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब दूध को गर्म करते हो मलाई जमती है, ऊपर हल्का हल्का ऑयल दिखेगा, मतलब हम कह सकते हैं मिल्क किसका मिक्सचर है, ऑयल इन वाटर का। बटर को आप फ्राई पैन में डालना, हल्का सा धुआं निकलेगा, मतलब पानी कम है, ऑयल ज्यादा है, वाटर इन ऑयल। और इसके अलावा आप हेयर क्रीम की बात कर सकते हैं। ये आ गया एग्जांपल लिक्विड और लिक्विड के, जिसको कहते हैं इमल्शन, जिसको क्या कहते हैं अपन, इमल्शन। अभी सॉलिड लिया था, अभी लिक्विड को लिक्विड में मिलाया, जिसको अपन कह रहे हैं इमल्शन। मिल्क हो गया सबसे पहला एग्जांपल, ऑयल इन वाटर, बटर हो गया वाटर इन ऑयल, और तीसरा हो गया हेयर क्रीम। तीसरा क्या हो गया अपना, हेयर क्रीम हो गया। तीसरा क्या हो गया अपना, हेयर क्रीम हो गया। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, क्लियर है। चलो अगर क्लियर है तो कहानी को समझिएगा जी, क्लियर है तो कहानी को समझिएगा जी। नेक्स्ट कहानी है मेरी, अगर लिक्विड को अब आपने सॉलिड में मिलाया, लिक्विड को आप मिला रहे हैं सॉलिड में। जेल देखा है, जेल में हल्का लिक्विड होता है, बाकी वो सॉलिड होता है। तो अगर लिक्विड को आपने सॉलिड में मिलाया तो इसे नाम देते हैं जेल। क्या नाम देते हैं, जेल नाम देते हैं। और इसके परफेक्ट एग्जांपल है चीज, ठीक है, बटर, जेलीज, कर्ड। ठीक है, बटर यहां से हटा दो, वैसे आप चीज मान लो, जेलीज मान लो, कर्ड मान लो। बचपन में जेली खाते थे ना, ऐसा दबाते थे, हल्का सा लिक्विड निकलता था, बाकी सॉलिड होती थी। तो लिक्विड को सॉलिड में मिलाया तो उसे कहते हैं जेल, ठीक है। और लिक्विड को गैस में मिला दिया, किसी लिक्विड को गैस में मिला दिया तो लिक्विड एरोसॉल, बताने की जरूरत ही नहीं है। फॉग हो गया, मिस्ट हो गया, क्लाउड हो गया, स्प्रे हो गया, समझ रहे हो। लिक्विड को आपने किस में मिलाया हुआ है, गैस में मिलाया हुआ है। लिक्विड को गैस में मिलाया, फॉग उसी वजह से होता है, मिस्ट उसी वजह से होता है, स्प्रे ऐसे ही होता है, क्लाउड ऐसे ही होते हैं। चलो ठीक है सर, ये 6 हो गए। अब गैस ले रहे हैं। गैस को अपन ने अगर लिक्विड में मिलाया, बताने की जरूरत ही नहीं है, फोम बनता है। हम जब नहाते हैं तो हल्की जो गैस होती है, इसकी वजह से वो जो बुलबुले आते हैं, तो हम क्या कहते हैं, फ्रॉथ ऑफ सोप।
फोम बना, फोम बना। अगर गैस को आपने लिक्विड मिला है, फोम बना। फ्रॉथ ऑफ सोप, व्हिप्ड क्रीम और सोडा वाटर। सभी जानते हैं कोल्ड ड्रिंक, कोको कोला, पेप्सी, समझ रहे हो ना, माउंटेन ड्यू। ये प्यास है बड़ी, ये प्यास है बड़ी। इसके अलावा और मेरे बच्चों बता देना, लिम्का विम्का, जितनी भी एरेटेड ड्रिंक होती हैं, ठीक है, उसमें CO2 गैस किस में मिली होती है? अपने लिक्विड में मिली होती है। और गैस को अगर सॉलिड में मिला दिया, किसको मिला दिया? गैस को सॉलिड में मिला दिया, ये भी सॉलिड सॉल कहलाता है, ठीक है। जैसे प्यूमिक स्टोन, ऐसा स्टोन जिसके अंदर एयर ट्रैप्ड होती है, बहुत हल्का सा प्यूमिक स्टोन होता है, नेट पर सर्च करना मिल जाएगा आपको। और ड्राई सी फ्रॉथ, ड्राई सी फ्रॉथ, ये किसके एग्जांपल हो गए? अलग अलग कोलॉइड के एग्जांपल हो गए। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, मतलब आपको क्या समझ आया सर? इतने सारे एग्जांपल देखने के बाद हमको समझ ये आया कि दैनिक जीवन में हम जो चीजें देख रहे हैं वो सारी चीजें कोलॉइड है, मोस्टली चीजें कोलॉइड है, मतलब कोलॉइड्स आर एवरीवेयर। लेकिन गैस और गैस का मिक्सचर कभी भी कोलॉइड नहीं होता है। ये चीज दिमाग में सेट कर डालिए, ये चीज दिमाग में सेट कर डालिए। आइए जल्दी, क्लियर है? क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया तो कहानी में मजा है, क्लियर हो गया तो कहानी में मजा है, नहीं तो कहानी में मजा नहीं है। अगर क्लियर हो गया तो कहानी में मजा है। चलिए जी नेक्स्ट कहानी देखते हैं। अब हमने देखा कोलॉइड को 3 टाइप से बांटा, पहला फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, दूसरा इंटरैक्शन के बेसिस पे। तो अब हम देखने जा रहे हैं अगर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में इंटरैक्शन कैसा है। क्या वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्या वो एक दूसरे से नफरत करते हैं? तो लॉजिक समझना, लॉजिक समझना। हम दूसरा क्लासिफिकेशन जो कोलॉइड का देखने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन, किसके बीच में इंटरैक्शन देखने जा रहे हैं? डिस्पर्स्ड फेज के बीच में और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में, ठीक है। 2 टाइप्स के कोलॉइड बनते हैं। कितने टाइप के कोलॉइड बनते हैं? 2 टाइप के कोलॉइड बनते हैं। एक बनता है लायोफिलिक कोलॉइड, एक बनता है लायोफोबिक कोलॉइड। लायोफिलिक ये होता है लव मैरिज जैसा, लव मैरिज, ओ माय गॉड, प्यार ही प्यार, लव मैरिज जैसा। लव मैरिज जैसा कैसे? मतलब सर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम एक दूसरे से प्यार करें। मान लीजिए ये डिस्पर्स फेज का पार्टिकल है, इसको डिस्पर्शन मीडियम ने घेर लिया, एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार, समझ रहे हो। लेकिन लायोफोबिक कोलॉइड ये होता है अरेंज मैरिज जैसा, लड़का लड़की राजी नहीं है, अरेंज मैरिज जैसा होता है। कैसा होता है? अरेंज मैरिज जैसा होता है। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम एक दूसरे से नफरत करते हैं, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, एक दूसरे से क्या करते हैं? नफरत करते हैं। लायोफिलिक कोलॉइड इज लाइक अ लव मैरिज, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम एक दूसरे से प्यार करते हैं। लायोफोबिक कोलॉइड इज लाइक अ अरेंज मैरिज, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम एक दूसरे से नफरत करते हैं। बोलो क्लियर हो गया? तो हम देखने जा रहे हैं केस नंबर 2 ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। 2 टाइप के कोलॉइड बने, एक लायोफिलिक कोलॉइड, एक बना लायोफोबिक कोलॉइड। लायोफिलिक कोलॉइड इज लाइक अ लव मैरिज, लायोफोबिक कोलॉइड इज लाइक अ अरेंज मैरिज, जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम एक दूसरे से प्यार करते हैं, लव करते हैं, ठीक है, आपस में मिक्स हो जाएंगे। लेकिन डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम इसमें आपस में प्यार नहीं करते, इसके लिए स्पेशल मेथड लगानी पड़ेंगी दोनों को मिलाने के लिए। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं जी, चलो देखते हैं जी। अब देखते हैं अगली कहानी और बात करते हैं, समझना इनके बीच में डिफरेंस क्या क्या है। याद रखना, यहां लायोफिलिक कोलॉइड मतलब ये लिखी दो, लव मैरिज जैसा है, हाँ जी लिख दिया। और यहां पे लिख दो लायोफोबिक कोलॉइड अरेंज मैरिज जैसा है, अरेंज मैरिज जैसा है। मतलब मैं कह सकता हूं नेचर के बारे में बात करूं तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, मतलब ये सॉल्वेंट लविंग है और ये सॉल्वेंट हीटिंग है। बस मेरी ये बात याद रखना, सारे का कॉन्सेप्ट कर लोगे। ये सॉल्वेंट लविंग है, ये सॉल्वेंट हीटिंग है। अगला कॉन्सेप्ट समझना है, प्रिपरेशन आपको करना है। क्या करना है? प्रिपरेशन करना है। लव मैरिज, मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, सुना है ना कहानी। डायरेक्टली फॉर्म्ड बिटवीन द मिक्सिंग ऑफ डिस्पर्स फेज विद डिस्पर्शन मीडियम। गम और जिलेटिन को किसी डिस्पर्शन मीडियम में मिला दो या डिस्पर्स फेज को डिस्पर्शन मीडियम में मिला दो, आपस में मिल जाएंगे। नो स्पेशल मेथड्स आर रिक्वायर्ड। मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, लेकिन वो अरेंज मैरिज जैसा है। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम एक दूसरे से प्यार ही नहीं कर रहे हैं, लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार ही नहीं कर रहे हैं, मियाँ बीबी राजी ही नहीं है। तो फिर मम्मी इधर से प्रेशर लगाई, पापा इधर से प्रेशर लगाए, फूफा जी का कॉल आया, अरे बेटा तेरी उम्र बीत रही है शादी कर ले। उधर से मौसी का कॉल आया, अरे बेटा शादी कर ले, शादी कर ले। मियाँ बीबी राजी नहीं है तो स्पेशल मेथड लगानी पड़ेंगी। फिर तो डंडे वंडे भी पड़ सकते हैं, बोल दिया शादी कर लो उम्र हो गई है, ऐसी वाली कहानी ना। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी क्या होगा भैया, लव मैरिज है
तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो अपना एक दूसरे का सहारा खुद ही बनो। तो होता क्या है, ये जो डिस्पर्स पार्टिकल होते हैं इसको डिस्पर्शन मीडियम आसपास घेर लेता है। डिस्पर्शन मीडियम मतलब क्या हो गया, वाटर का मॉलिक्यूल। तो क्या होता है, द कोलॉइड रिक्वायर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एज दे आर वाटर लविंग, सो वाटर कवर कोलॉइड पार्टिकल, देख रहे हैं, वाटर कवर कोलॉइड पार्टिकल, एंड दिस इज नोन एज अ सॉल्वेशन या हाइड्रेशन। इसे क्या कहते हैं, सॉल्वेशन या हाइड्रेशन कहते हैं। वाह 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 वाह, अनुराग सर स्पेशल ट्रिक्स है ये, कभी भूलोगे नहीं। कौन कहता है फिजिकल केमिस्ट्री में चीजें याद नहीं होती, एक बार अनुराग सर के तरीके से पढ़ के तो देखो भाई, एक बार अनुराग सर के तरीके से पढ़ के देखो ना। इसकी बात करें लायोफोबिक, प्यार तो करते नहीं, तो सॉल्वेशन या हाइड्रेशन की तो बात ही नहीं। ये पॉइंट गया, सॉल्वेशन या हाइड्रेशन तो हो नहीं सकता, सॉल्वेशन या हाइड्रेशन हो नहीं सकता, तो क्या होगा, याद रखना लायोफोबिक कोलॉइड, अभी अपन आगे देखेंगे, दे आर स्टेबल ड्यू टू देयर चार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड नीड स्टेबिलाइजिंग एजेंट फॉर प्रिजर्वेशन, और ये प्रिजर्वेशन के लिए भी स्टेबिलाइजिंग एजेंट की इनको जरूरत पड़ती है। जैसे मम्मी हर दिन, बेटा दोनों साथ में अच्छे से रहो, ठीक है, गुस्सा मत करो, तो लेकिन स्टेबल भी ये गुस्से की वजह से या चार्ज की वजह से, तो दे आर स्टेबल बिकॉज ऑफ द चार्ज एंड नीड स्टेबिलाइजिंग एजेंट। नाउ प्रिजर्वेशन, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, नो स्पेशल मेथड्स आर रिक्वायर्ड साथ में रहने के लिए, लेकिन स्पेशल मेथड्स आर रिक्वायर्ड। पहले इतना नोट डाउन करो, जल्दी से आ जाओ। एक है लायोफिलिक, एक है लायोफोबिक कोलॉइड, एक है लायोफिलिक कोलॉइड, एक है लायोफोबिक कोलॉइड। बोलो क्लियर है? अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, चलिए जी समझिएगा, नेक्स्ट कहानी को समझिएगा, अगले डिफरेंसेस देखना। चार्ज, मैंने अभी बताया जो लायोफिलिक कोलॉइड होते हैं ये मोस्टली न्यूट्रल होते हैं। कैसे होता है, मोस्टली न्यूट्रल होते हैं, या कभी कभार हल्का सा चार्ज आ गया, मे बी वेरी लिटिल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, लेकिन ये तो हमेशा चार्ज में ही रहता है, ऑलवेज पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यही प्रोवाइड स्टेबिलिटी, यही क्या प्रोवाइड करता है, इनको प्रोवाइड स्टेबिलिटी, यही स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। बोलो क्लियर है? यस सर क्लियर है। नाउ इलेक्ट्रोफोरेसिस, व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस, समझना बेटा, कैटायन या एनायन का अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ भागना। मान लीजिए कैटायन है और ये एनायन है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये कैथोड की तरफ जाएगा, नेगेटिव चार्ज है तो ये एनोड की तरफ जाएगा। अब इन पे तो चार्ज होता नहीं या बहुत कम होता है, तो या तो ये इधर डू नॉट शो, या तो शो नहीं करेंगे, या इलेक्ट्रोफोरेसिस और वेरी लिटिल बिट ड्यू टू लिटिल चार्ज। मैंने क्या होता है, या तो हल्का सा चार्ज होता है, लेकिन ये हमेशा शो करेंगे, क्योंकि इनके पास हमेशा चार्ज होता है, ठीक है। नाउ प्रेसिपिटेशन मतलब क्या है, कोलॉइड बन गया, उसको भंग करना है, उसको खराब करना है। प्रेसिपिटेशन कैसे करें, तो प्रेसिपिटेशन दो मेथड से कर सकते हैं। या तो आपने कहा कि जैसे कोलॉइड पार्टिकल को सॉल्वेंट मॉलिक्यूल घेर के रख रहे थे, तो ये वाटर निकाल दो, या तो डिहाइड्रेशन कर दो एब्सोल्यूट अल्कोहल से, या कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, बोलो क्लियर है? इलेक्ट्रोलाइट तब जब कोई चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोलाइट डालोगे, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज वाला होगा तो पॉजिटिव वाला डालोगे, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। सेम इसमें तो ऑलरेडी चार्ज होता है, तो आप डायरेक्ट इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, पॉजिटिव नेगेटिव वाले से प्रेसिपिटेट कर जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले से प्रेसिपिटेट कर जाएगा। लेकिन इसका प्रेसिपिटेशन दो मेथड से कर सकते हैं, या तो डिहाइड्रेशन, ये जो पानी के मॉलिक्यूल ने घेरा था, सॉल्वेशन या हाइड्रेशन जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा था, मियाँ को बीवी से हटा दो, ये मियाँ था एक बीवी थी, मियाँ को बीवी से हटा दो तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। या आप अगर चार्ज है तो क्या इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, इसमें क्या डाल दो, इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, सिंपल तरीके से चार्ज हट जाएगा। बोलो क्लियर है? जल्दी से आ जाओ, एकदम सिस्टमैटिक तरीके से करते हुए चलना है, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, क्लियर है? समझ पा रहे हो कंसेप्ट? अगर समझ पा रहे हो तो ज्ञानी हो, नहीं तो अज्ञानी हो। चलो जी, नेक्स्ट कहानी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में और बात करते हैं। और कोई प्रॉपर्टी बाकी है कि लायोफिलिक और लायोफोबिक की? यस, रिवर्सिबिलिटी। ये दोनों आपस में मिलते भी हैं लव मैरिज वाले, और आसानी से टूट भी जाते हैं। जैसे देखो ऋतिक रोशन और उसकी बीवी सुजैन, क्या हुआ, दोनों ने शादी करी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिवोर्स भी कर लिया। मतलब क्या हुआ, लॉजिक समझना, बड़े प्यारे एग्जांपल देता हूं यार मैं। दे आर रिवर्सिबल, कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। कोलॉइड से प्रेसिपिटेट भी बन सकते हैं, बिगड़ भी सकते हैं और वापस आ सकते हैं, लेकिन ये इरिवर्सिबल, एक बार प्रेसिपिटेट मतलब एक बार खराब हो गए तो हो गए। परफेक्ट एग्जांपल जितने भी नेचर में देखने मिलेंगे आपको, स्टार्च, गम, जिलेटिन, एल्बुमिन, हीमोग्लोबिन, प्रोटीन,
और इधर बनाने पड़ते हैं केमिकल या अलग अलग मेथड से बनाना पड़ता है। गोल्ड सॉल्व, ठीक है, ये हटा दो कैशियस पर्पल। गोल्ड सॉल्व हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट सॉल्यूशन AS2S3 हो गया, आयरन हाइड्रोक्साइड हो गया। इनको अपन बनाएंगे। लायोफिलिक बनाने के लिए लॉजिक समझना, नो स्पेशल मेथड। मैंने अभी बताया कोई स्पेशल मेथड जरूरी नहीं है। नो स्पेशल मेथड आर रिक्वायर, कोई स्पेशल मेथड जरूरी नहीं है। लेकिन लायोफोबिक को अगर आपको बनाना है तो मेरे बच्चे स्पेशल मेथड लगेंगी, क्या लगेंगी? स्पेशल मेथड लगेंगी। अब वो मेथड कौन कौन सी हो सकती हैं अभी हम देखेंगे। अभी हम आगे जाके कोलॉइड का फॉर्मेशन करेंगे, अलग अलग मेथड देखेंगे जिससे हम कोलॉइड सॉल्यूशन को बनाएंगे। वो मेथड कौन कौन सी होती हैं वो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। प्लीज नोट डाउन करें इतना। क्लियर है? बढ़ जाएं आगे। अगर बढ़ जाएं तो अगली कहानी देखिएगा। तीसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। किसके बेसिस पे अपन देखने जा रहे हैं? डिस्पर्स्ड फेज के बेसिस पे अपन देखने जा रहे हैं। किसके बेसिस पे देखने जा रहे हैं? डिस्पर्स्ड फेज के बेसिस पे अपन देखने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है एसोसिएटेड कोलॉइड। डिस्पर्स्ड फेज कैसी है इसके बेसिस पे देखने जा रहे हैं। पहला क्या देखा अपन ने? फिजिकल स्टेट कैसी है। दूसरा क्या देखा अपन ने? इंटरैक्शन कैसा। तीसरा अपन डिस्पर्स्ड फेज के बेसिस पे। सबसे पहला होता है एसोसिएटेड कोलॉइड, जिसको अपन कहते हैं मिशेल पी। बोलो क्या कहते हैं? जिसको अपन कहते हैं मिशेल पी। बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिक समझना। ऐसे कोई भी कोलॉइड या ऐसे कोई भी सब्सटेंस जो कि लो कंसंट्रेशन पे, लॉजिक समझना, एसोसिएटेड कोलॉइड वो होते हैं जो कि लो कंसंट्रेशन पे एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट जैसे काम करते हैं। नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट मतलब कैटायन और एनायन होगा। लेकिन हाई कंसंट्रेशन पे या एक टिपिकल कंसंट्रेशन जब आता है, ये आपस में जुड़ जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं और मिल के एसोसिएटेड कोलॉइड या मिशेल जैसा काम करते हैं। लॉजिक समझना। लो कंसंट्रेशन पे हम भैया नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट है, तो क्या बोल रहा हूं मैं? सब्सटेंस एट लो कंसंट्रेशन बिहेव लाइक अ नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन जैसे ही हाई कंसंट्रेशन आया, दे बिहेव लाइक अ कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड एसोसिएट हो जाएंगे और उन्हें क्या कहेंगे? एसोसिएटेड कोलॉइड कहेंगे या मिशेल कहेंगे। मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड की बात करूं, मैक्रो नाम में ही छुपा है बड़ा। ओ माय गॉड, बड़ा सपना बड़ा। अरे भैया एक सिंगल पार्टिकल डिस्पर्स फेज का इतने कोलॉइड के बराबर है, तो क्या लिख रहा हूं? लार्ज साइज पार्टिकल, साइज ऑफ द कोलॉइडल रेंज। फॉर एग्जांपल एल्बुमिन, नेचर में पाए जाने वाले। स्टार्च, ओ माय गॉड। प्रोटीन, हाई मोलर मास वाले। एंजाइम, क्या बात है, कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन सब्सटेंस, ठीक है, नेचुरली जितने ही पाए जाए। इसके अलावा पॉलीथीन, सिंथेटिक रबर, नायलॉन, ये बहुत हैवी पार्टिकल होते हैं। सिंगल पार्टिकल का साइज ही कोलॉइड बराबर होता है, इसलिए इन्हें मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड कहते हैं। मल्टी, बहुत सारे मॉलिक्यूल जब आपस में मिलके कोलॉइड बना लें, मैनी एटम और मॉलिक्यूल एग्रीगेट टू फॉर्म अ कोलॉइड, तो उसे हम कहेंगे मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। फॉर एग्जांपल गोल्ड सॉल आप कह सकते हैं, ठीक है, S8 का मॉलिक्यूल कह सकते हैं, सल्फर का कोलॉइडल सॉल्यूशन कह सकते हैं। आ जाइए यहां तक। ये तीन क्लासिफिकेशन थे जो हमने देख लिए, ये तीन क्लासिफिकेशन थे कोलॉइड के जो हमने देख लिए। हाँ जी, हमने कंप्लीट कर लिया, तीनों क्लासिफिकेशन को हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लीज नोट डाउन करिए इसे। अब थोड़ा एसोसिएटेड कोलॉइड के बारे में बता दूं कि मिशेल क्या होता है, ठीक है। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, इसमें बस आपके इस बार टर्म 2 वालों ने एसोसिएटेड कोलॉइड के बारे में ज्यादा दिया नहीं है और उन्होंने सोप का फॉर्मेशन भी नहीं दिया है। नहीं तो सोप का फॉर्मेशन भी मैं यहाँ डिटेल में बताता, लेकिन अभी जितना दिया है, एग्जाम आने वाले उतना अपने को पढ़ के खत्म करना है। बोलो क्लियर है? अगर क्लियर है तो अगली कहानी समझना मेरे बच्चों, मेरे नन्हे, मेरे मुन्नो। एसोसिएटेड कोलॉइड क्या होता है समझना। एसोसिएटेड कोलॉइड क्या होता है, या जिन्हें अपन कहते हैं मिशेल, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मिशेल कहते हैं। सॉल्यूट पार्टिकल ऑफ दिस कोलॉइड बिहेव लाइक अ आयनिक कंपाउंड या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट लो कंसंट्रेशन, लेकिन हाई कंसंट्रेशन पे एसोसिएटेड कोलॉइड बनाते हैं या मिशेल बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सोप या डिटर्जेंट, जितने भी सरफेस मॉलिक्यूल होते हैं। अब समझना, मैंने क्या कहा? लो कंसंट्रेशन पे ये नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट जैसे काम कर रहे हैं या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो एक कंसंट्रेशन ऐसा आएगा जिसमें ये आपस में एसोसिएट हो जाएंगे और एसोसिएटेड कोलॉइड जैसे काम करेंगे। उस कंसंट्रेशन को कहते हैं क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन। तो क्या बोल रहा हूं मैं? कंसंट्रेशन एट विच मिशेल फॉर्मेशन स्टार्ट, जहां पे मिशेल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा उसे नाम देंगे क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन।
ऐसा कंसंट्रेशन जिस पे मिशेल का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है उसे क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन कहते हैं, और सोप के लिए ये 10⁻⁴ से 10⁻³ मोल पर लीटर होता है। साबुन के लिए 10⁻⁴ से 10⁻³ मोल पर लीटर होता है। और लॉजिक सुनना, एक ऐसा टिपिकल टेम्परेचर जिसके ऊपर एक ऐसा टिपिकल टेम्परेचर जिसके ऊपर इसका बनना स्टार्ट होता है, मिशेल का बनना स्टार्ट होता है, उसे कहते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन और क्राफ्ट टेम्परेचर। टेम्परेचर अबव विच फॉर्मेशन ऑफ मिशेल टेक्स प्लेस इज नोन एज अ क्राफ्ट टेम्परेचर। एक ऐसा तापमान जिसके ऊपर मिशेल का बनना स्टार्ट होता है उसे अपन कहते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। प्लीज नोट डाउन करें इसे। बस जोश और जुनून, ठीक है, ये दो चीजें हैं जो इंसान को आगे बढ़ाती हैं। इससे कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना, अपने जोश और जुनून से कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना, कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है तो आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा नेक्स्ट कहानी देखिएगा, प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड। क्या देखने जा रहे हैं अपन? प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड देखने जा रहे हैं। कौन से कोलॉइड बनाने जा रहे हैं खुद ही बताइए। मैंने क्या कहा था? लायोफिलिक कोलॉइड। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम आपस में मिक्स हो जाते हैं। मियां बीबी राजी तो क्या करेगा कक्का जी, दोनों के लिए कोई स्पेशल मेथड जरूरी नहीं है। तो हम कोलॉइड जो बनाने जा रहे हैं वो बनाने जा रहे हैं लायोफोबिक कोलॉइड। सबसे पहले मेथड हम जो देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं केमिकल मेथड। बोलो कौन सी मेथड देखने जा रहे हैं? केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में कौन कौन सी देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे डबल डीकंपोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस। कौन सी देखेंगे? डबल डीकंपोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस। केमिकल मेथड में कौन कौन सी देखेंगे? बोलो मेरे बच्चे, डबल डीकंपोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस। प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड करने जा रहे हैं, पहली देखने जा रहे हैं केमिकल मेथड जिसमें डबल डीकंपोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस आएगा। क्या क्या आएगा? केमिकल मेथड में डबल डीकंपोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस आएगा। बोलो क्लियर है? क्लियर है? अगर क्लियर है तो कहानी को समझना। हम सबसे पहले केमिकल मेथड में बात करते हैं डबल डीकंपोजिशन। डबल डीकंपोजिशन का मतलब क्या है? दो डीकंपोज होंगे, दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब डीकंपोज हो जाएं तो उसे कहते हैं डबल डीकंपोजिशन। लॉजिक समझना मेरे बच्चों, आपके पास अगर AS2S3 का यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ है, अगर AS2O3 को आपने डिसोसिएट करा H2S के साथ, दोनों का डीकंपोजिशन हुआ और S के मॉलिक्यूल इधर गए और आपके O के मॉलिक्यूल इधर गए तो क्या बन गया? आपका 3H2O बन गया और AS2S3 का कोलॉइडल सॉल्यूशन बन गया। याद करो, लायोफोबिक कोलॉइड का एग्जांपल था, कोलॉइडल सॉल्यूशन बन गया। बोलो क्लियर है? क्लियर है? ये हुआ डबल डीकंपोजिशन। AS2O3 आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड और अपना हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, डीकंपोजिशन हुआ, ऑक्सीजन इधर ट्रांसफर हुआ और सल्फर इधर ट्रांसफर हुआ, ऑक्सीजन इधर ट्रांसफर हुआ। दूसरा ऑक्सीडेशन। दूसरा अपन क्या देखने जा रहे हैं? ऑक्सीडेशन। हमने SO2 जैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया और H2S पे पास करा। इसने क्या करा? इसका ऑक्सीडेशन करा। कैसे करा? सल्फर -2 से सल्फर 0 में और सल्फर सॉल्व बना दिया। क्या बना दिया? सल्फर सॉल्व बना दिया। सिमिलरली हमने देखा रिडक्शन, ठीक है, गोल्ड सॉल्व बनाना है। AuCl3 पे अपन ने SCHO डाला, एक रिड्यूसिंग एजेंट डाला, तो इसने AuCl3 +3 पे दिख रहा है आपको, ये देखो, ये +3 पे दिख रहा है, इसका रिडक्शन करा। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? +3 से कितने पे चला गया मेरे बच्चों? ये +3 से चला गया गोल्ड सॉल्व 0 पे, रिडक्शन हो गया। रिडक्शन ऑक्सीडेशन नंबर का घटना रिडक्शन कहलाता है और आपका बन गया गोल्ड सॉल्व। क्या बन गया? गोल्ड सॉल्व बन गया। तो अपने पास 3 थे, डबल डीकंपोजिशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। डबल डीकंपोजिशन मतलब दोनों रिएक्टेंट का टूटना, ऑक्सीडेशन मतलब भैया H2S था, टूट के सल्फर सॉल्व में गया, और रिडक्शन का मतलब क्या है? AuCl3 से Au गया, अपना गोल्ड सॉल्व बन गया। ये 3 चीज अपन ने देख ली। चौथा हाइड्रोलिसिस देख के अपन कंप्लीट करते हैं केमिकल मेथड को। जल्दी आइए, जल्दी आइए। 1 शॉट में खत्म करना है अपने को, 1 शॉट में खत्म करना है। ना रुकना है ना थमना है, बस आगे बढ़ते चले जाना है। ना रुकना है ना थमना है, बस आगे बढ़ते चले जाना है। ना रुकना है ना थमना है, बस आगे बढ़ते चले जाना है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अपनी आ रही है चौथी मेथड जो कि है हाइड्रोलिसिस। चौथी क्या है? हाइड्रोलिसिस। देखिएगा, हाइड्रोलिसिस की अगर अपन बात करें तो हाइड्रोलिसिस में FeCl3 पे अगर आपने H2O डाल दिया तो आपका क्या बन जाएगा? आयरन हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और HCl निकल जाएगा। मतलब FeOH होल थ्राइस अगर आपको बनाना है तो आप हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं।
बस। तो बोलो मेरे साथ, केमिकल डीकंपोजिशन या डबल डीकंपोजिशन अगर अपन ने करा, AS2S3 का कोलोइडल सॉल्ट बनाया, ऑक्सीडेशन में सल्फर सॉल्ट बनाया, रिडक्शन में गोल्ड सॉल्ट बनाया, हाइड्रोलिसिस में आयरन हाइड्रोक्साइड बनाया। क्या बनाया? आयरन हाइड्रोक्साइड बनाया। चलिए नाउ अगली मेथड है अपनी ब्रैडिग आर्क मेथड। कौन सी है? ब्रैडिग आर्क मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एनसीईआरटी का डायग्राम भी याद रखना, या इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। इससे आप किस किस का कोलोइडल सॉल्ट बना सकते हैं? बड़ी बड़ी महंगी धातु, महंगे मेटल, महंगी मेटल। अगर आपको कोलोइडल सॉल्ट बनाना है तो महंगी मेटल होनी चाहिए। कौन कौन सी? गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम। कौन होनी चाहिए? गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम होनी चाहिए। कौन होनी चाहिए? गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम होनी चाहिए। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द कोलोइडल सॉल्यूशन, इज यूज्ड टू फॉर्म कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम। अब समझना, इस मेथड में दो स्टेप आती हैं, एक आती है डिस्पर्शन, एक आती है कंडेंसेशन। बोलो क्या आती है? एक आती है डिस्पर्शन, एक आती है कंडेंसेशन। बोलो क्या आता है? एक आता है डिस्पर्शन, एक होता है कंडेंसेशन। आप क्या करते हैं? ब्रैडिग आर्क मेथड, या अपन क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन। जिस मेटल का कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना है उसके अपन ने इलेक्ट्रोड ले लिए, ठीक है, अपन ने इलेक्ट्रोड ले लिए, जैसे सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम किसी का भी ले सकते हैं, ले सकते हैं, और उसको अपन ने किसी डिस्पर्शन मीडियम में डाल दिया। बोलो किस में डाल दिया? किसी ने किसी डिस्पर्शन मीडियम में डाल दिया, ठीक है, किसी ने किसी डिस्पर्शन मीडियम में डाल दिया, और नीचे से अपन ने आइस बाथ या आइस क्यूब डाल दिए। तो दो स्टेप होंगी, धीरे धीरे जो मेटल है वो डिस्पर्स होना शुरू होगी, और दूसरी स्टेप में कंडेंसेशन होगा और आपको कोलोइडल सॉल्यूशन मिल जाएगा। समझना, पहले इतना नोट डाउन करो, फिर डिटेल में मैं आपको बताता हूं। ब्रैडिग आर्क मेथड पहली आपने देखी, केमिकल मेथड, दूसरी आप देखने जा रहे थे केमिकल मेथड के बाद ब्रैडिग आर्क मेथड, जिसे इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन भी कहते हैं। गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम जैसी महंगी धातु को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसमें दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, डिस्पर्शन और कंडेंसेशन। क्या इन्वॉल्व होता है? डिस्पर्शन और कंडेंसेशन इन्वॉल्व होता है। कैसे हो रहा है? लॉजिक समझना, लॉजिक समझना, इतना नोट डाउन कर लिया, लॉजिक समझना। दिस मेथड इन्वॉल्व्स डिस्पर्शन एज वेल एज कंडेंसेशन। पूछा गया है, ये चीज मत भूलना, पूछा गया है, ये चीज मत भूलना, ठीक है, ये चीज मत भूलना। कौन सी दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं? डिस्पर्शन इन्वॉल्व होता है, और कौन सा इन्वॉल्व होता है? कंडेंसेशन इन्वॉल्व होता है। इन दिस मेथड इलेक्ट्रोड ऑफ मेटल आर डिस्पर्स्ड इन डिस्पर्शन मीडियम। मैंने आपको बता दिया, मेटल के इलेक्ट्रोड को डिस्पर्शन मीडियम में रख दिया जाता है, इलेक्ट्रिक आर्क से जोड़ दिया जाता है और हीट प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है, जो मेटल को वेपराइज करता है, और नीचे अपन आइस बाथ देते हैं, जिसकी वजह से कंडेंसेशन होता है और आपका क्या बन जाता है? कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाता है। क्या बन जाता है? आपका कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाता है। ये दूसरी मेथड हो गई। ये क्या हो गई? दूसरी मेथड हो गई। तीसरी आती है पेप्टाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है पेप्टाइजेशन। क्या है पेप्टाइजेशन का मतलब? लॉजिक समझना, आपके पास कोई फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है। बोलो क्या है? फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट। लॉजिक समझना, आपके पास क्या है? फ्रेश प्रेसिपिटेट है या फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है, उस पे आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, कोई प्रेसिपिटेट आया, किसी का भी आ सकता है, उसमें आपने इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल लॉजिक समझना, मेरे पास था FeCl3, बोलो था, इसको मैंने हाइड्रोलिसिस करा, मेरे पास आयरन हाइड्रोक्साइड का फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट आ गया। मेरे पास आयरन हाइड्रोक्साइड का फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट आ गया। अब फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट पे मैं कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दूं, ये मेरा कोलॉइड नहीं है, ये मेरा प्रेसिपिटेट है, इस पे मैंने कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। जो भी इलेक्ट्रोलाइट डालूंगा उसमें एक कॉमन आयन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉमन आयन होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट में कोई ना कोई कॉमन आयन होना चाहिए जो प्रेसिपिटेट में था। फॉर एग्जाम्पल मैंने इलेक्ट्रोलाइट फिर से FeCl3 डाल दिया, तो क्या होगा? आयरन कॉमन आयन हो गया, तो FeOH होल थ्राइज्ड पे Fe+3 जो कि कॉमन आयन था वो एड्सॉर्ब हो गया और लायोफोबिक कोलोइड बन गया, जिसपे कैसा चार्ज दिख रहा है अपने को? पॉजिटिव चार्ज कोलोइड दिख रहा है। और चार्ज को बैलेंस करने के लिए दूसरी लेयर आई और कौन आ गया? 3Cl नेगेटिव आ गया और न्यूट्रल कोलोइडल सॉल्यूशन बन गया। तो लॉजिक समझना, कन्वर्जन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट into colloidal solution by action of electrolyte, उस इलेक्ट्रोलाइट को अपन क्या कहते हैं?
is known as a peptization and the electrolyte is used is known as a peptizer। जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जा रहा है उसे पेप्टाइजर कहते हैं या पेप्टाइजिंग एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पेप्टाइजिंग एजेंट कहते हैं। एंड पेप्टाइजिंग एजेंट शुड हैव द कॉमन आयन। पेप्टाइजिंग एजेंट के पास क्या होना चाहिए? कॉमन आयन होना चाहिए। फ्रेश प्रेसिपिटेट है, उस पर इलेक्ट्रोलाइट डाला, आपने कोलॉइडल सॉल्यूशन बना लिया। और याद रखना, जैसे FeCl3 डाला, आयरन हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट आया, देखो फिर से FeCl3 डाला, आपका FeOH Fe+3 उसके ऊपर एड्सॉर्ब हुआ और पॉजिटिव चार्ज कोलॉइडल सॉल्यूशन बन गया। बोलो क्या बन गया? पॉजिटिव चार्ज कोलॉइडल सॉल्यूशन बन गया। यहाँ FeCl3 आपका पेप्टाइजिंग एजेंट है। क्या है? पेप्टाइजिंग एजेंट। प्लीज नोट डाउन करें इसे। फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट पे कोई इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं जिसे पेप्टाइजिंग एजेंट या पेप्टाइजर कहते हैं, तो अपना कोलॉइडल सॉल्यूशन बनता है। क्या बनता है? कोलॉइडल सॉल्यूशन बनता है। क्या बनता है? अपना कोलॉइडल सॉल्यूशन बनता है। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? क्या कोई दिक्कत, क्या कोई समस्या, क्या कोई परेशानी? होनी तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, होनी तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, होनी तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। क्लियर है? ये आपने कोलॉइड को बनाना सीख लिया। किसको बनाना सीख लिया? कोलॉइड को बनाना सीख लिया। नाउ जब कोई चीज बनती है तो उसमें कोई ना कोई इंप्योरिटी होती है। अब समझना, कोलॉइड बन गया ना, उसमें इंप्योरिटी है। समझना भाई, मैं इंसान हूं, मैं ज्यादा अच्छा इंसान रहूंगा ना तो लोग मेरे को बेवकूफ बना के चले जाएंगे। तो मेरे अंदर भी कुछ ना कुछ बुराइयां हैं। कुछ बुराइयां अच्छी होती है इंसान के लिए। जैसे मैं बुरा हूं, अगर कोई मेरे को बेवकूफ बनाने की कोशिश करा तो मैं डांटूंगा ना उसे। सिमिलरली कोलॉइड में अगर ज्यादा अमाउंट में इंप्योरिटी है तो भैया फिर वो तो उसका कोएगुलेशन करा देगी या बर्बाद कर देगी उसको। लेकिन कम अमाउंट में इंप्योरिटी है कोलॉइड पार्टिकल में तो वो उसके लिए अच्छी है, उसकी स्टेबिलिटी के लिए अच्छी है। तो हम क्या करते हैं? सारी इंप्योरिटी नहीं हटाते, इंप्योरिटी को कम कर देते हैं। इसे कहते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड। तो लॉजिक समझना, इस पे आपके सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन आया था मेरे बच्चों, सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन आया था प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड। कोई भी कोलॉइडल सॉल्यूशन है, अगर लो अमाउंट में इंप्योरिटीज है कोलॉइड में तो ये उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगी। अच्छी बात है, वाह 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 वाह। लेकिन इंप्योरिटीज का अमाउंट बढ़ गया तो कोएगुलेशन करा देंगे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो लॉजिक समझना, कोलॉइड सॉल्यूशन कंटेन इंप्योरिटीज सच एज इलेक्ट्रोलाइट एंड अदर सॉल्युबल इंप्योरिटीज। कोलॉइड पार्टिकल में कोई ना कोई इंप्योरिटी होती है, जैसे इलेक्ट्रोलाइट ही जनरली इंप्योरिटीज के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, दीज इंप्योरिटीज आर असेंशियल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड। ये इंप्योरिटीज असेंशियल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड के लिए, जरूरी है स्टेबिलिटी के लिए, असेंशियल है स्टेबिलिटी के लिए। बोलो क्लियर है? बट एट लार्जर अमाउंट दीज इंप्योरिटीज कॉज कोएगुलेशन। लेकिन ज्यादा अमाउंट में क्या करा देंगे? कोएगुलेशन करा देंगे। क्या करा देंगे? कोएगुलेशन करा देंगे। तो दिस प्रोसेस बाय विच वी डिक्रीज, याद रखना हम इंप्योरिटीज को डिक्रीज कर रहे हैं। द अमाउंट ऑफ इंप्योरिटी इज नोन एज अ प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड। कुछ इंप्योरिटी स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है, इसलिए हम इंप्योरिटीज को घटाते हैं। हम इंप्योरिटीज को क्या करते हैं? घटाते हैं। प्लीज नोट डाउन करें इसे, प्लीज नोट डाउन करें इसे, प्लीज 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 प्लीज, जल्दी 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 जल्दी। द प्रोसेस बाय विच वी डिक्रीज द इंप्योरिटी ऑफ कोलॉइड इज नोन एज प्यूरिफिकेशन ऑफ द कोलॉइड। उसे हम क्या कहते हैं? प्यूरिफिकेशन कहते हैं कोलॉइड का। क्या कहते हैं? प्यूरिफिकेशन कहते हैं कोलॉइड का। बोलो क्लियर है कहानी? बोलो क्लियर है कहानी? अगर प्यूरिफिकेशन देख लिया तो प्यूरिफिकेशन के लिए हम क्या क्या यूज करेंगे? लॉजिक समझना। सबसे पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। आप क्या करो? बहुत सिंपल है, 3 मेथड है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, डायलिसिस और इलेक्ट्रो डायलिसिस। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हम क्या करेंगे भैया? हम किसी भी, समझना, कोलॉइडल सॉल्यूशन को जिसमें इंप्योरिटी है उसको अल्ट्रा फिल्टर पेपर से पास कर देंगे। बोलो, लिखा हुआ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हम क्या करेंगे? अल्ट्रा फिल्टर पेपर से पास कर देंगे। अल्ट्रा फिल्टर पेपर से पास कर देंगे। अब अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनता कैसे है समझना जी। आप क्या करो? नॉर्मल फिल्टर पेपर को किस में डाल दो? कोलोइडॉन के सॉल्यूशन में डाल दो। किस में डाल दो? कोलोइडॉन के सॉल्यूशन। क्या होता है कोलोइडॉन? समझना, आपको अल्ट्रा फिल्टर पेपर में से पास करना है कोलोइडल सॉल्यूशन को, तो नॉर्मल फिल्टर पेपर को आपने कोलोइडॉन के सॉल्यूशन में डाल दिया। कोलोइडॉन क्या होता है समझना? 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज इन द मिक्सचर ऑफ ईथर एंड अल्कोहल।
इससे आप बना सकते हैं कोलोइडॉन। तो मैंने क्या बोला, व्हेन अ कोलोइडल सॉल्यूशन इज पास थ्रू द अल्ट्रा फिल्टर पेपर, आपने कोलोइडल सॉल्यूशन किसमें से पास करा, अल्ट्रा फिल्टर पेपर में से पास करा, विच इज मेड बाय डिपिंग नॉर्मल फिल्टर पेपर, जिसमें से आप नॉर्मल फिल्टर पेपर को किसमें डिप कर सकते हैं, कोलोइडॉन में डिप कर सकते हैं। कोलोइडॉन बनता कैसे है, 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्युलोज इन अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। मतलब सर अगर हमको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करना है, मतलब कोलोइडल सॉल्यूशन को अल्ट्रा फिल्टर पेपर में से पास करना है, मतलब हम नॉर्मल फिल्टर पेपर को कोलोइडॉन में डिप करेंगे, कोलोइडॉन में डिप करेंगे, जैसे ही डिप करेंगे तो उसके पोर साइज छोटा हो जाएगा और हम छान के अलग कर सकते हैं। कोलोइडॉन बनाया कैसा, नॉर्मल फिल्टर पेपर को अपन ने कोलोइडॉन में डाला। कोलोइडॉन क्या है, 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्युलोज इन द मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। बोलो क्लियर है। नाउ फिल्ट्रेशन थ्रू अल्ट्रा फिल्टर पेपर लीव द इंप्योरिटीज बिहाइंड। और अगर आपको रेट को बढ़ाना है, द प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज क्वाइट स्लो, सो वी कैन अप्लाई एक्सटर्नल प्रेशर। कभी आपने देखा होगा जो ऐसे कंजूस टाइप के लोग होते हैं, घरों में चाय बनाते हैं और चाय पत्ती पे कुछ चाय बच जाती है तो उसे ऐसे दबा के नीचे निकालते हैं। तो सेम वही, अगर आपको रेट को बढ़ाना है तो नॉर्मल प्रेशर अप्लाई कर दो। दिस इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। प्लीज स्क्रीनशॉट मारो इसका। क्लियर है, मार दिया स्क्रीनशॉट। चलिए दूसरी मेथड अपन देखते हैं, डायालिसिस। ठीक है, डायालिसिस। ये दो डायग्राम बने हुए हैं मेरे बच्चों। यहां पे ये वाला डायग्राम है डायालिसिस का, इस बार आपके सैंपल पेपर में भी डायग्राम पूछा गया था, और ये डायग्राम है इलेक्ट्रोडायालिसिस का। तीसरी मेथड जो इलेक्ट्रोडायालिसिस है, लॉजिक समझना। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग। कभी आपने डायलिसिस सुना होगा, जिस इंसान की किडनी खराब हो जाती है, जिस इंसान की ब्लड में यूरिया घूमने लगता है, यूरिया किडनी में से यूरिन के थ्रू पास नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, यूरिन जो अगर अपने को प्यूरिफिकेशन करना है तो उसका डायलिसिस करते हैं। क्या करते हैं, डायलिसिस करते हैं। डायलिसिस के लिए हम क्या करते हैं भैया कि सेलोफेन की ट्यूब में से उसे पास कर देते हैं, ठीक है, ताकि यूरिया निकल जाए। तो क्या बोल रहा हूं, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डिसॉल्व्ड इंप्यूरिटीज। आपकी जो डिसॉल्व इंप्यूरिटीज है इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में, किस फॉर्म में मेरे बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डिसॉल्व्ड इंप्यूरिटीज फ्रॉम कोलोइडल सॉल्यूशन बाय डिफ्यूजन थ्रू सूटेबल मेम्ब्रेन। अब आप एक सूटेबल मेम्ब्रेन ले लो, क्या ले लो, सूटेबल मेम्ब्रेन ले लो मेरे बच्चे, ठीक है। उसमें से आप डिसॉल्व्ड इंप्यूरिटी को डिफ्यूजन के थ्रू बाहर निकाल दो, उसे अपन कहेंगे डायालिसिस, और ये जो प्रोसेस कहलाएगी डायालाइजर कहलाएगी, और प्रोसेस जो कहलाएगी, जो एपरेटस होगा वो कहलाएगा डायालाइजर। आपकी जो डिसॉल्व इंप्यूरिटीज हैं उसको डिफ्यूजन के थ्रू अपन निकालेंगे। एक टिपिकल मेम्ब्रेन ले लेंगे, सेलोफेन की मेम्ब्रेन ले लेंगे, एनिमल मेम्ब्रेन ले लेंगे, एनिमल ब्लैडर ले लेंगे, या पार्चमेंट पेपर ले लेंगे। उसमें से हम डिफ्यूजन के थ्रू इंप्यूरिटीज को हटाएंगे, उसे कहेंगे डायलिसिस, और एपरेटस कहलाएगा डायालाइजर। लेकिन मेरे बच्चे डायलिसिस की प्रोसेस स्लो होती है, और आपको पता है कोलोइडल पार्टिकल पे इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर निगेटिव चार्ज है, तो क्यों ना हम इलेक्ट्रोड लगा दें। तो जो निगेटिव चार्ज इंप्यूरिटीज होंगी वो एनोड की तरफ चल जाएंगी, और पॉजिटिव चार्ज इंप्यूरिटीज होंगी वो कैथोड की तरफ चली जाएंगी। उसे नाम देंगे इलेक्ट्रोडायालिसिस, अगर आपको रेट को बढ़ाना है। मारो स्क्रीनशॉट इसका, मारा। अब व्हाट इज इलेक्ट्रोडायालिसिस, समझना। इलेक्ट्रोडायालिसिस का डायग्राम ये बना था। द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस इज क्वाइट स्लो। डायलिसिस की प्रोसेस काफी स्लो होती है, सो वी अप्लाई इलेक्ट्रोड, इंक्रीज द रेट ऑफ डायलिसिस। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायालिसिस। इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोडायालिसिस कहते हैं। तो इलेक्ट्रोडायालिसिस जब भी होगा, निगेटिव चार्ज इंप्यूरिटीज कहां जाएंगी, एनोड की तरफ, और पॉजिटिव चार्ज इंप्यूरिटीज कहां जाएंगी, कैथोड की तरफ। बोलो क्लियर है। नाउ हमने सबसे पहले क्या करा, कोलोइड को बनाया, केमिकल मेथड, ब्रेडिगार्क मेथड और पेप्टाइजेशन। दूसरा हमने उनका प्यूरिफिकेशन कर दिया। अब हम कोलोइड की प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं, लास्ट टॉपिक जो देखने जा रहे हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए या टर्म 2 एग्जाम के लिए जरूरी है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड। सबसे पहली प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब ध्यान देना, कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था, नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है। अब यहां नंबर ऑफ पार्टिकल थोड़े कम होते हैं ट्रू सॉल्यूशन की तुलना में, तो कोलॉइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कैसी देखने मिलेंगी, कम देखने मिलेंगी। तो कोलॉइडल पार्टिकल्स आर कंपैरेटिवली स्मॉल इन क्वांटिटी एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन की तुलना में
हेंस द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, चाहे ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करें, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, आर स्मॉलर, कैसी होती हैं, स्मॉल होती हैं, एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन ऑफ स्मॉल कंसंट्रेशन। किसकी तुलना में, ट्रू सॉल्यूशन की तुलना में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको कैसी देखने मिलेंगी, कम देखने मिलेंगी। तो क्या बोला हमने, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, यहां पे पार्टिकल कम पाए जाते हैं ट्रू सॉल्यूशन की तुलना में, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कैसी होती है, स्मॉलर होती है। बस इस वर्ड को याद रख लेना, स्मॉलर ऑर्डर में पाई जाती है। मारिए स्क्रीनशॉट इसका। क्लियर है? चलिए जी, नेक्स्ट कहानी मेरी जुबानी, नेक्स्ट कहानी मेरी जुबानी समझना। टिंडल इफेक्ट। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? बड़ी मस्त कहानी है। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, आप क्या बोले, लाइट का स्कैटर्ड होना बाय कोलॉइडल पार्टिकल इज नोन एज अ टिंडल इफेक्ट। बड़ी मस्त चीज मैं आप लोगों को बताता हूं। आप कभी मूवी देखने गए होंगे तो जो मूवी होती है वो एक कोन के थ्रू, मूवी में आपने देखा होगा लाइट का एक सोर्स होता है और डस्ट के पार्टिकल उसको ऐसा पूरा फैला देते हैं, और मूवी जब जाते हैं तो पीछे जो होता है प्रोजेक्टर लगा होता है, प्रोजेक्टर से लाइट निकलती है लेकिन पूरे पर्दे पे फैलती है। वो जो प्रोजेक्टर से लाइट निकलती है उसे हम कहते हैं टिंडल कोन। ठीक है, ये यहां से एक लाइट गई और सॉरी एक लाइट का सोर्स होता है ये टिंडल कोन, और ये जो डस्ट पार्टिकल होता है पूरे लाइट को फैला देते हैं, और ये हो गया आपका स्कैटर्ड लाइट। क्या हो गया, स्कैटर्ड लाइट। सबसे परफेक्ट एग्जांपल है प्रोजेक्टर से लाइट निकली, पूरी लाइट फैली और आपको पर्दे पे पिक्चर दिखाई देगी। तो मैंने क्या बोला था, स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट, ठीक है, बाय कोलॉइडल पार्टिकल, the scattering of blue light by colloidal particle is known as a Tyndall effect, and the cone of light is called Tyndall cone, the solution, the true solution do not show Tyndall effect। याद रखना, ट्रू सॉल्यूशन जो होता है उसमें पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। एग्जांपल क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ पिक्चर इन सिनेमा हॉल, और दूसरा क्या है, टूटते तारे की टेल ऑफ कोमेट। चलिए, एक्सपेरिमेंटली अगर आपको लैब में देखना है तो आप ये लाइट का सोर्स देख सकते हैं, टिंडल कोन देख सकते हैं, ये स्कैटरिंग लाइट देख सकते हैं। दैनिक जीवन में देखना है तो भैया याद करो, वो प्रोजेक्टर से लाइट निकल के आएगी, जो कोलॉइडल पार्टिकल होंगे उसको फैला देंगे और आपको प्रोजेक्शन दिखाई देगा सामने पर्दे पे। दिस इज टिंडल इफेक्ट। बड़ा ही सिंपल है। नाउ आगे बढ़ाता हूं कहानी को, देखना अगली कहानी, देखना जी, अगली कहानी है कंडीशन ऑफ टिंडल इफेक्ट। कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो बड़ी सिंपल सी 2-3 कंडीशन है कि भाई अगर आपको टिंडल इफेक्ट देखना है तो जो वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है और डायामीटर ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल होता है, जो पार्टिकल लाइट को डिस्पर्स करेंगे, तो डायामीटर ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। किसके बराबर होना चाहिए, लाइट की वेवलेंथ के बराबर होना चाहिए। द डायामीटर ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल, ये पार्टिकल होगा, डिस्पर्स्ड पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट। मतलब डायामीटर काफी छोटा नहीं होना चाहिए वेवलेंथ ऑफ लाइट के, दोनों को लगभग बराबर होना चाहिए। द डायामीटर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। डायामीटर बहुत ज्यादा छोटा होगा तो टिंडल इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। दूसरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिस्पर्स फेस का और डिस्पर्शन मीडियम का ग्रेटली डिफर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रेटली डिफर होना चाहिए मैग्नीट्यूड में। बोलो क्लियर हो गया। सो बाय टिंडल इफेक्ट वी कैन डिफरेंशिएट ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन। ये टिंडल इफेक्ट की कहानी हो गई। किसकी कहानी हो गई, टिंडल इफेक्ट की कहानी हो गई। अब अगली कहानी जो अपन देखने जा रहे हैं, ब्राउनियन मोशन। बोलो कौन सी देखने जा रहे हैं, ब्राउनियन मोशन देखने जा रहे हैं। कुछ नहीं, कोलॉइडल पार्टिकल को देखोगे, एक पार्टिकल दूसरे से टकरा रहा है, दूसरा पार्टिकल तीसरे से टकरा रहा है, जो जिगजैग मोशन आएगी उसे कहेंगे ब्राउनियन मूवमेंट। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले देखा था। तो व्हेन कोलॉइडल सॉल्यूशन व्यूड अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप देन अनइक्वल कोलिजन बिटवीन कोलॉइडल पार्टिकल गिव्स जिगजैग मोशन। जब आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ऐसी आपको जिगजैग मोशन दिखाई देगी, कोलॉइडल पार्टिकल की जिगजैग मोशन दिखाई देगी, जिगजैग मोशन दिखाई देगी, जिगजैग मोशन दिखाई देगी। इसे आप नाम देते हैं क्या,
ब्राउनियन मोशन। बोलो क्या नाम देते हैं? ब्राउनियन मोशन नाम देते हैं। जब भी कोलॉइडल पार्टिकल को किसी अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में देखेंगे, पार्टिकल के बीच में कोलिजन से जिगजैग मोशन दिखाई देगा, उसे अपन कहते हैं ब्राउनियन मोशन। तो तीन प्रॉपर्टी हम देख चुके हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ट्रू सॉल्यूशन की तुलना में कम होती है। दूसरा हमने देख लिया टिंडल इफेक्ट, ट्रू सॉल्यूशन शो नहीं करता है। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट इज नोन एज अ टिंडल इफेक्ट। कंडीशन क्या होगी? डायमीटर ऑफ डिस्पर्स फेज और वेवलेंथ ऑफ लाइट बराबर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? दोनों डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम का मैग्नीट्यूड डिफर करना चाहिए। और तीसरा द zigzag मोशन ऑफ पार्टिकल इफ वी व्यूड पार्टिकल अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, उसे नाम देंगे ब्राउनियन मोशन। क्या नाम देंगे? ब्राउनियन मोशन। बोलो क्लियर है? नोट डाउन करा? नोट डाउन करा? अगर नोट डाउन करा तो अगली कहानी देखिएगा। अगली कहानी देखिएगा। नेक्स्ट कहानी है ब्राउनियन मोशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ कोलॉइड। उसको फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा कोलॉइड है, उसका नेचर क्या है, गम है, स्टार्च है, एल्बुमिन है, हीमोग्लोबिन है, उसे फर्क नहीं पड़ता। उसे फर्क नहीं पड़ता। तो समझना, ब्राउनियन मूवमेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ कोलॉइड। एनसीईआरटी कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि नेचर ऑफ कोलॉइड क्या है, लेकिन ये डिपेंड करता है किस पे? साइज एंड विस्कोसिटी ऑफ द पार्टिकल। साइज क्या है पार्टिकल का और विस्कोसिटी कितनी है पार्टिकल की, दो चीजों पर डिपेंड करता है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टर्म 2। टर्म 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी भी ब्राउनियन मोशन नेचर ऑफ कोलॉइड पे डिपेंड नहीं करता, साइज पे डिपेंड करता है, विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, स्मॉलर द साइज ऑफ द पार्टिकल लेसर इट्स विस्कोसिटी एंड मोर इट्स मोशन। अगर पार्टिकल का साइज छोटा है तो भैया विस्कोसिटी कैसी होगी? कम होगी। पार्टिकल का साइज छोटा है तो विस्कोसिटी कम होगी और मोर होगा इसका मोशन या मोर होगा ब्राउनियन मूवमेंट। बोलो क्लियर है? ब्राउनियन मूवमेंट प्रोवाइड स्टेबिलिटी ऑफ द कोलॉइड सॉल्यूशन। ब्राउनियन मोशन क्या प्रोवाइड करती है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। इसको सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था और इट ऑकर्स बिकॉज ऑफ द अनबैलेंस बम्बार्टमेंट ऑफ पार्टिकल इन डिस्पर्शन मीडियम। और ये किस वजह से होता है? अनबैलेंस बम्बार्टमेंट की वजह से होता है पार्टिकल के इन डिस्पर्शन मीडियम। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो हमने क्या क्या देख लिया मेरे बच्चों? ब्राउनियन मोशन देख ली। कभी भी नेचर ऑफ कोलॉइड पे डिपेंड नहीं करती, साइज और विस्कोसिटी पे डिपेंड करती है। जितना छोटा साइज होगा उतनी कम विस्कोसिटी और मोर इट्स मोशन। ब्राउनियन मोशन प्रोवाइड करती है स्टेबिलिटी और ये किस वजह से होती है? अनबैलेंस बम्बार्टमेंट की वजह से होती है। बोलो किस वजह से होती है? अनबैलेंस बम्बार्टमेंट की वजह से होती है। अरे मेरे लल्ला, मेरे मुन्ना, मेरे काले, मेरे पिल्ले, ये अनबैलेंस बम्बार्टमेंट की वजह से होती है। चलो भैया, चलो चलो चलो, नेक्स्ट कहानी चार्ज। लास्ट कॉन्सेप्ट है ये, चार्ज ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल। कोलॉइडल पार्टिकल पे चार्ज कौन सा देखने मिलता है? ठीक है, हमेशा याद रखना, चार्ज की बात कर रहे हैं मतलब मोस्टली लायोफोबिक की बात कर रहे हैं, ये इधर पॉजिटिव रखते हैं या इधर नेगेटिव चार्ज रखते हैं। पॉजिटिव चार्ज कोलॉइड कौन कौन से हो सकते हैं? तो समझना, पॉजिटिव हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड, कोई भी हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड है, आयरन हाइड्रोक्साइड का हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड तो हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड। ठीक है, दूसरा बेसिक डाई मिथिलीन ब्लू, तीसरा हीमोग्लोबिन और ऑक्साइड ऑफ टाइटेनियम। याद रखने का तरीका, हे मतलब हाइड्रेटेड, हे मतलब हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड, हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड। हे बेसिक मतलब बेसिक डाई, बेसिक डाई, बेसिक डाई कौन सी है? मिथिलीन ब्लू। हे बेसिक हीमोग्लोबिन मतलब हीमोग्लोबिन और ऑक्साइड मतलब टाइटेनियम का ऑक्साइड। याद रखने का तरीका, बोलो क्लियर है? याद रखने का तरीका। तो भैया नेगेटिव चार्ज जितनी भी मेटल होती है वो नेगेटिव चार्ज होती है। एसिडिक डाई, इओसिन या कॉन्गो रेड, बेसिक डाई इधर आ गया तो एसिडिक डाई इधर आ गया। मेटल के सल्फाइड, ऑक्साइड इधर थे तो इधर आ गया सल्फाइड। ऐसे याद रखते चलना, H2S3 या CDS। और सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च, गम, जिलेटिन, क्ले और चारकोल, ये सारे के सारे कैसे आ जाएंगे? आपके नेगेटिव चार्ज में आ जाएंगे। जल्दी आ जाइए। चार्ज ऑफ द कोलॉइड पार्टिकल, पॉजिटिव को याद रखने का तरीका, हे बेसिक हीमोग्लोबिन ऑक्साइड, हे बेसिक हीमोग्लोबिन ऑक्साइड। और नेगेटिव को याद रखने का तरीका, मेटल हो गई, बेसिक इधर था तो इधर एसिडिक, इधर ऑक्साइड था तो इधर सल्फाइड हो गया। और सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च, गम, हीमोग्लोबिन, क्ले एंड चारकोल। तरीके बताते चल रहा हूं, अनुराग सर के बेसिक तरीके जो आपको जानने बहुत ज्यादा जरूरी है। अनुराग सर के बेसिक तरीके जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बोलो क्लियर है? चलो नेक्स्ट कहानी मेरे बच्चों, नेक्स्ट कहानी मेरे बच्चों, ध्यान देना। कंसेप्ट चार्ज का क्या होता है? चार्ज का कंसेप्ट क्या होता है? ठीक है, चार्ज का कंसेप्ट होता है, अभी तक जो
दो पोस्टुलेट दिए गए हैं कि कोलॉइडल पार्टिकल पे चार्ज किस वजह से होता है। तो लोगों का कहना है कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्पर्शन के दौरान, या दूसरा प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। दूसरा क्या है? प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। लॉजिक समझना, चार्ज की अगर बात करें अपन कोलॉइडल पार्टिकल पे, तो कैप्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक डिस्पर्शन, या दूसरा प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर एंड प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम, और ये लास्ट कंसेप्ट है, इसको देखने जा रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर एंड प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। समझना, प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन इज मोस्ट एक्सेप्टेड रीजन प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। क्या है समझेंगे, समझना। एनी सॉल ईदर एक्वायर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज ड्यू टू एड्सॉर्प्शन ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव लेयर। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने AgNO3 को ऐड करा Ki के साथ, AgNO3 को ऐड करा Ki के साथ, तो आपका क्या बन गया? AgI बन गया। क्या बन गया? AgI बन गया। और साथ में क्या निकल गया? KNO3 निकल गया। साथ में क्या निकल गया? KNO3 निकल गया। बोलो, निकल गया। अब AgI, अगर AgI में Ki एक्सेस में था, मान लीजिए Ki आपने ले लिया एक्सेस में, पहली कंडीशन मैंने बोली कि Ki को आपने एक्सेस में ले लिया। क्लियर है? AgNO3 तो पूरा कंज्यूम हो गया। अब AgI जो बना, Ki अभी भी पड़ा है, तो क्या करेगा? AgI में जो Ki होगा, नेगेटिव आयन दिख रहा है, वो आके एडजॉर्ब हो जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज्ड कोलॉइड सॉल्यूशन बन गया। दूसरी कंडीशन, मान लीजिए पहली कंडीशन में आपने किसको लिया था? पहली कंडीशन में Ki को एक्सेस में लिया था, Ki को एक्सेस में ले लिया। दूसरी कंडीशन में मैंने AgNO3 को एक्सेस में ले लिया, तो मेरा क्या बना? AgI तो बना ही बना। ठीक है, इसके अलावा AgNO3 एक्सेस में पड़ा हुआ है, तो AgNO3 जाएगा। अब Ag कॉमन आयन हो गया, वो जाके एडजॉर्ब हो जाएगा AgI पे, Ag जाके एडजॉर्ब हो जाएगा। और कॉमन आयन कौन सा? सिल्वर है, तो आपका पॉजिटिव चार्ज कोलॉइडल सॉल्यूशन बन गया। इसे कहते हैं प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। लॉजिक सुनना मेरे बच्चों, कोई भी सॉल एक्वायर करता है पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज ड्यू टू एड्सॉर्प्शन या पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। फॉर एग्जाम्पल, जब सिल्वर नाइट्रेट को ऐड करा पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो क्या हुआ? AgI बना। अब सुनना, अगर AgI पे I एडजॉर्ब हुआ, वो कब हुआ होगा? अगर Ki एक्सेस में रहा होगा, तो क्या बन गया? नेगेटिव चार्ज कोलॉइडल सॉल्यूशन। और AgI पे सिल्वर कब एडजॉर्ब होगा मेरे बच्चों? जब AgNO3 एक्सेस में रहा होगा, और आपका बन गया पॉजिटिव चार्ज कोलॉइडल सॉल्यूशन। ये इसके ऊपर एडजॉर्ब होती है पहली लेयर, ये दूसरी लेयर इसके ऊपर एडजॉर्ब होती है। तो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर अभी देखेंगे, लेकिन आप प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन सीख चुके हैं। किसी प्रेसिपिटेट के ऊपर या के ऊपर जब कोई लेयर जाके एडजॉर्ब हो जाती है, फर्स्ट लेयर, वो उसे चार्ज प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? उसे चार्ज प्रोवाइड करती है, कोलॉइडल पार्टिकल को चार्ज प्रोवाइड करती है। आइए, क्लियर है? क्या कोई दिक्कत, क्या कोई परेशानी? चलो नेक्स्ट कहानी देखना। अब हम देखने जा रहे हैं हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। क्या देखने जा रहे हैं? हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर देखने जा रहे हैं। क्या है हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर? समझना, ईदर एक्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एंड फॉर्म फर्स्ट लेयर। यहां पे लिख दो, कोलॉइड या तो एक्वायर करता पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज ऑफ फर्स्ट लेयर बनाता है। जैसे देखो, AgI के ऊपर I एडजॉर्ब हुआ, जब एडजॉर्ब हुआ तो फर्स्ट लेयर बनी, जो कि फिक्स लेयर होती है, फॉर्मली अटैच होती है। तीन तरीका याद रखने का, FFF। जब AgNO3 और देखो इधर Ki ने रिएक्शन करे, तो AgI जब बना और उसके ऊपर वापस Ki जब आया और AgI के ऊपर कॉमन आयन जो होगा वो एडजॉर्ब होगा, कॉमन आयन जो होगा एडजॉर्ब होगा और चार्ज प्रोवाइड करेगा। तो क्या बोल रहे हैं? कोलॉइड ईदर एक्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एंड फॉर्म फर्स्ट लेयर। तो ये जो लेयर बनी थी, ये फर्स्ट लेयर थी। कौन सी थी? फर्स्ट लेयर, जो कि फॉर्मली अटैच थी और फिक्स लेयर थी।
अब लेकिन दिस फर्स्ट लेयर अट्रैक्ट द काउंटर आयन। अब देखो AgI के ऊपर I जो कॉमन आयन था वो तो एड्सॉर्ब हो गया, लेकिन पोटेशियम प्लस अभी भी बचा हुआ है, तो दूसरी लेयर आएगी और वो एड्सॉर्ब होगी। तो दिस फर्स्ट लेयर अट्रैक्ट द कॉमन आयन या काउंटर आयन एंड फॉर्म सेकंड लेयर। क्या बनाएगा? सेकंड लेयर बनाएगा। क्या बनाएगा? सेकंड लेयर बनाएगा। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लेयर इज नोन एज अ हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। और सेकेंड लेयर जो बनी वो डिफ्यूजन लेयर होती है, चार्ज को बैलेंस करने के लिए आती है। मोबाइल लेयर होती है, इसको याद रखने का तरीका SDM। हमने क्या बोले मेरे बच्चे, सबसे पहले, ठीक है, कोलॉइडल सॉल्यूशन इधर एक्वायर करता है पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। देख लिया सर हमने, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, बोलो देख लिया अपन ने। अब उसके ऊपर कोई ना कोई काउंटर आयन बनता है और सेकेंड लेयर आती है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, बोलो क्लियर है। और हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का फॉर्मेशन होता है। और याद रखना, जब भी चार्ज का डिफरेंस आता है नेगेटिव और पॉजिटिव, तो एक पोटेंशियल भी यहाँ जनरेट होता है जिसे अपन कहते हैं जीटा पोटेंशियल। बोलो क्या कहते हैं? जीटा पोटेंशियल। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। क्या है? AgNO3 पे जब Ki डाला AgI बना। अगर Ki एक्सेस में रहा होगा तो I एड्सॉर्ब हो गया, और AgI के ऊपर I जब एड्सॉर्ब हुआ जिसकी वजह से चार्ज आया, तो हमने यही तो कहा था कोलॉइडल सॉल्यूशन ईदर एक्वायर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज ड्यू टू प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। और जैसे ही I नेगेटिव आया उसको उसके बाद काउंटर आयन आया जिसने चार्ज को बैलेंस करा और दो लेयर बन गई जिसे हम कहते हैं हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। प्लीज नोट डाउन करें, इसका तरीका बता दिया। फर्स्ट लेयर फॉर्मली अटैच और फिक्स्ड लेयर, सेकंड लेयर डिफ्यूजन के थ्रू बनती है और मोबाइल लेयर होती है। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? अगर क्लियर है तो आप समझ गए कहानी, नहीं तो नहीं समझ पाए। अगर क्लियर है तो आप समझ गए कहानी। चलिए नेक्स्ट कहानी देखिएगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस। व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस? समझना, कोलॉइडल पार्टिकल पे चार्ज है, ये कैसे कंफर्म करा अपन ने? उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में भगा दिया। तो मैंने क्या बोला, बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन आएगी, कभी भी आएगी। द एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल इज कंफर्म्ड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। एनसीईआरटी में इसका डायग्राम बना है, उस डायग्राम को आप एक बार देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अनुराग सर का होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में बताना है हाँ सर हमने डायग्राम देख लिया और बना के देख लिया एक बार। सॉरी, ठीक है। तो द एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज ऑन अ कोलॉइडल पार्टिकल इज कंफर्म्ड बाय द इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल as they have a charge under electric field is called electrophoresis। मैंने अभी बताया था चार्ज पार्टिकल मूव करते जाते हैं, नेगेटिव चार्ज है तो एनोड की तरफ, पॉजिटिव चार्ज है तो कैथोड की तरफ जाएगा, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। नाउ इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, व्हाट इज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है? सॉल्वेंट का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना, सॉल्यूट का ना जाना। अगर हम किसी तरीके से कोलॉइडल पार्टिकल का जाना रोक दें तो सिर्फ डिस्पर्शन मीडियम, या मैंने क्या बोला, डिस्पर्स फेस का जाना रोक दो, मतलब कोलॉइडल पार्टिकल का जाना रोक दो, चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट रोक दो, तो सिर्फ डिस्पर्शन मीडियम रोटेट करेगा या भागेगा या मूव करेगा। ये तभी हो सकता है जब हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाएं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सिर्फ मीडियम को जाने देती है, पार्टिकल को रोक देती है। तो मैंने क्या बोला, जब इलेक्ट्रोफोरेसिस को रोक दिया जाए, कैसे रोकें? हम पार्टिकल को जाने से रोक रहे हैं बाय एनी मीन। कैसे रोक सकते हो? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज कर सकते। तो वी ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम, तो हम सिर्फ डिस्पर्शन मीडियम का मूवमेंट देखेंगे। टेक प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्पर्शन मीडियम टेक्स प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इसे हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। ये टर्म आपके टर्म 2 का जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें नीचे लिखे हुए हैं कि इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। इसका डायग्राम आप लोग बनाना एग्जाम में आए। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस हमने बता दिया। लास्ट चीज है कोएगुलेशन या फ्लॉक्यूलेशन। क्या देखने जा रहे हैं? कोएगुलेशन या फ्लॉक्यूलेशन या प्रेसिपिटेशन। क्या देखने जा रहे हैं? प्रेसिपिटेशन। समझना भाई, कोलॉइडल सॉल्यूशन पे इधर पॉजिटिव चार्ज होता है या इधर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को हम, समझ रहे हो, कोई काउंटर आयन से कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दें तो पॉजिटिव आयन नेगेटिव से कोएगुलेट हो जाएगा। इसे नाम देंगे कोएगुलेशन या फ्लॉक्यूलेशन। तो कोएगुलेशन, फ्लॉक्यूलेशन या प्रेसिपिटेशन क्या है? द स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल इज ड्यू टू देयर चार्ज। सीधी सी बात है, इफ चार्ज ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल, अगर हम कोलॉइडल पार्टिकल के चार्ज को रिमूव कर दें देन दे स्टार्ट सेटलिंग डाउन, तो वो धीरे धीरे सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं, जिसे कोएगुलेशन या फ्लॉक्यूलेशन कहते हैं। द कोएगुलेशन इज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। कोएगुलेशन किस किस वजह से हो सकता है? जल्दी पहले उतारो इतना, मारो स्क्रीनशॉट, मारो स्क्रीनशॉट। कोएगुलेशन हम किस वजह से करा सकते हैं? बहुत सारी वजह से करा सकते हैं, देखने जा रहे हैं अपन। देखते चलो देखते चलो देखते चलो।
देखते चलो देखते चलो देखते चलो। मारा स्क्रीनशॉट? अगर मार लिया तो आगे बढ़ते हैं, मार लिया तो आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया तो आगे बढ़ते हैं। देखना नेक्स्ट कहानी, नेक्स्ट कहानी देखना, ठीक है, नेक्स्ट कहानी देखना। कोएगुलेशन कराना है तो आप इलेक्ट्रोफोरेसिस करा दो। अब भी मैंने बताया द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एनोड की तरफ, पॉजिटिव चार्ज वाले कैथोड की तरफ। दूसरा आप क्या कर सकते हो, दो अपोजिट चार्ज के सॉल्यूशन को मिक्स कर दो, ठीक है, म्यूचुअल कोएगुलेशन हो जाएगा, ठीक है। तीसरा आप बॉइल कर दो। चौथा आप डायलिसिस कर दो, मैंने बताया था डायलिसिस करोगे तो निगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ। पांचवा आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दो। क्या कर दो? इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दो, ठीक है, बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। जब एक्सेस में इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे तो निगेटिव चार्ज वाला पॉजिटिव चार्ज को कोएगुलेट कर देगा, पॉजिटिव वाला निगेटिव को। ये 5 तरीके हैं जिससे अपन क्या कर सकते हैं, जिससे अपन क्या कर सकते हैं मेरे बच्चों, कोएगुलेशन, फ्लॉक्यूलेशन या प्रेसिपिटेशन कर सकते हैं। इसे अपन न्यूट्रलाइजेशन भी कहते हैं, अगर अपन इलेक्ट्रोलाइट एक्सेस में मिला देंगे। जल्दी आइए यहां तक। क्लियर है? क्लियर है? अगर क्लियर है तो देखना, इसको समझाने के लिए कि जब इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं और कोएगुलेशन हो रहा है, इसको समझाने के लिए एक हार्डी-शुल्जे लॉ है। कौन है? हार्डी-शुल्जे साहब है। ये क्या कहते हैं, सॉरी, ये क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू हार्डी-शुल्जे, अगर आपके पास मान लीजिए नेगेटिव चार्ज सॉल्व है और आपको इसका कोएगुलेशन कराना है, तो आपको पॉजिटिव या अपोजिट आयन डालना पड़ेगा और उस आयन की वैलेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा उसका कोएगुलेशन पावर होगा। तो क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू हार्डी-शुल्जे लॉ, ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ फ्लॉक्यूलेटिंग आयन ग्रेटर इट्स पावर। जितना ज्यादा वैलेंसी उतनी ज्यादा पावर, इसी को कहते हैं कोएगुलेशन या फ्लॉक्यूलेशन। अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज सॉल्व है तो पॉजिटिव डालना पड़ेगा। तो देखो, जितनी ज्यादा वैलेंसी उतनी ज्यादा पावर। तो अपन देखने जा रहे हैं पहले पावर, पावर देखने जा रहे हैं। पावर कितनी है? पावर कितनी है? Al+3 की सबसे ज्यादा, फिर Ba+2 की, फिर सोडियम प्लस। आयन की वैलेंसी कम होती है, मतलब जितनी ज्यादा वैलेंसी, जितनी ज्यादा वैलेंसी, जितनी ज्यादा वैलेंसी उतनी ज्यादा इसकी पावर। और अगर सिमिलरली पॉजिटिव का आपको कराना है तो जितनी ज्यादा वैलेंसी, जैसे फेरोसाइनाइड आयन, फिर फॉस्फेट आयन, फिर सल्फेट आयन, फिर क्लोराइड आयन, जितनी ज्यादा वैलेंसी उतना ज्यादा पावर। बोलो क्लियर है? नाउ जिसकी पावर ज्यादा होती है मेरे बच्चों, ध्यान देना, जिसकी पावर ज्यादा होती है उसकी वैल्यू कम लगती है, मतलब उसकी अमाउंट कम लगता है। तो हम क्या बोल रहे हैं, समझना, व्हाट इज कोएगुलेटिंग या फ्लॉक्यूलेटिंग वैल्यू? द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का वो मिनिमम कंसंट्रेशन, ठीक है, या फ्लॉक्यूलेटिंग आयन का वो मिनिमम कंसंट्रेशन इन मिलीमोल पर लीटर, मिलीमोल पर लीटर, जो कोएगुलेशन करा दे 2 घंटे में, ठीक है, वो उसकी कोएगुलेटिंग वैल्यू कहलाता है। जितनी ज्यादा पावर उतनी कम कोएगुलेटिंग वैल्यू। अगर नेगेटिव चार्ज सॉल्व है, Al+3 की पावर ज्यादा है तो इसकी वैल्यू कम होगी, बहुत कम लगेगा। तो इतना नोट डाउन करा। हार्डी-शुल्जे लॉ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, नीट एंड जेईई एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया। अगर नोट डाउन कर लिया तो लास्ट चीज और लास्ट पैराग्राफ जो अपने को देखना है, लार्जर द कोएगुलेशन पावर, जिसका पावर जितना ज्यादा है, जिसका पावर जितना ज्यादा है, ठीक है, उतनी उसकी कोएगुलेटिंग, उतनी कम कोएगुलेटिंग वैल्यू होगी। नेगेटिव चार्ज के लिए देख रहे हैं पावर इसका सबसे ज्यादा था तो वैल्यू सबसे कम लगेगी। पॉजिटिव चार्ज के लिए देख रहे हैं पावर इसका सबसे ज्यादा था तो वैल्यू सबसे कम लगेगी। दिस इज ऑल अबाउट योर सॉल्यूशन चैप्टर, सॉल्यूशन कह रहा हूं, सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर, जो कि आपके टर्म 2 और यहीं से बहुत सारे कॉन्सेप्ट और नीट और जेईई में भी एज इट इज पूछे जा सकते हैं। जोश और जुनून के साथ शुरू करा, तहलके के साथ शुरू करा, तहलके के साथ खत्म करा। आई होप सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो गए हो। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, क्या आपने सरफेस केमिस्ट्री खत्म कर दिया जिस तरीके से मैंने बताया? अगर कर दिया तो मजा आ गया, नहीं तो मजा नहीं। मैंने अपना बेस्ट दिया था और मैंने आपसे कहा था बेटा जो देंगे अनुराग सर आज तक के वन शॉट रिवीजन में सबसे बेस्ट देंगे। पूरी एनसीईआरटी कवर मैंने कर दी। मिलेंगे अगले टॉपिक में उसी वन शॉट रिवीजन वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।